ठीक है। इसके पहले हम सुटेक्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एचएपी पूरा तरह से हमने डीजीएल में पूरा डिटेल में देख लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का पेपर सोल्यूशन। ये देखा जाए तो 2024 का पेपर है, ठीक है। आप नॉर्मल कोड वगैरह सब कुछ जानते हैं, सीधे हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग सेपरेट बैच बनाया गया है। यदि आप अभी तक टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो टॉपर बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब कुछ आपको मेंशन करके दे दिया जाएगा। डेली क्लासेस होगी, ठीक है। और उसके साथ आप क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको ध्यान से सुनिए। ये आपके सामने सोशल फार्मेसी कोड की बात की जाए तो 2605 होते हैं। टाइमिंग वगैरह आप तो मेंशन जानते हैं, सीधे अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। क्या लिख रखा है, ठीक है। लिख रखा लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी तुम्हारे पास पार्ट ए में रहे लॉन्ग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहेंगे। किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किन्हीं 6 क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, डिस्कस वेरियस डायमेंशन। यस सर, हाय सर, ठीक है। वेरियस डायमेंशन डिटर्मिनेंट एन इंडिकेशन ऑफ हेल्थ के बारे में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास दिया गया है डिटर्मिनेशन, ठीक है, सॉरी डायमेंशन, डिटर्मिनेशन, इंडिकेशन ऑफ हेल्थ। अलग अलग ये नाम है और याद रखना अलग अलग जो नाम है और सबको अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है इसको देखेंगे, डिटर्मिनेशन क्या होता है इसको देखेंगे, इंडिकेशन ऑफ हेल्थ क्या होगा, सर हथियार लिए हो ना, हथियार खतरनाक आदमी हो जी, ठीक। हथियार हमारे पास है भाई, ठीक है, इसकी चिंता आप मत करिए भाई, ठीक है। ये गोली मारने वाला काम है। अब क्या लिख रखा, सबसे पहले समझते हैं डायमेंशन क्या होता है। हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी हेल्थ देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कोई हेल्दी पर्सन कौन है, क्यों, क्योंकि मेंटली फिजिकली, ठीक है, ये सब फिट होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यानी इसमें एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करने वाले फैक्टर शामिल होते हैं। एक दूसरे को जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले आपका मेंटल खराब हुआ तो जाहिर सी बात फिजिकल खराब होगा, और फिजिकल खराब हुआ तो मेंटल खराब होगा, और सोशल सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर शामिल, ठीक है, परस्पर प्रभावित करने वाले फैक्टर शामिल होते हैं, ठीक। अब देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 में, मतलब 1948 में, ठीक है, 48 में कुछ पैरामीटर निर्धारित किए गए। मतलब अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार देखा जाए तो तुम्हारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखा जाए तो एक इन्होंने पैरामीटर दिया कि ये जो आदमी फिट रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, पेन से बात कर रहे थे सर पेन तो है भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ पैरामीटर फिट किया गया, कुछ पर्सन को हेल्थ डायमेंशन के अंतर्गत आप रख सकते हैं। पहला फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकली मतलब क्या होगा, वो बंदा एकदम से मस्त तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। यह शरीर की कार्य क्षमता, फिटनेस तथा रोगों से मुक्ति से संबंधित होता है, जो फिजिकल हेल्थ कहलाता। शरीर जो भी बंदा रहेगा अच्छा उसका स्वरूप होना चाहिए, स्वरूप देखने में थोड़ा सा सुंदर वगैरह लगना चाहिए, ये रहेगा तो समझ लो फिजिकली हेल्थ है। स्किन उसकी क्लीन होनी चाहिए कि नहीं एकदम से कहीं पर ये यहाँ पर चितकबरा है कि दाना है, ये सब नहीं होना चाहिए। स्किन भी तुम्हारे पास क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ब्राइट आई मतलब उनकी आंखों में तेज होना चाहिए, इसने कहते हैं इनकी आंखों में तेज है तो ये होना चाहिए। क्लीन ब्रीथ, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल बोला जाता है भाई। क्लियर तुम्हारे पास क्लीन ब्रीथिंग मतलब वो जो सांस पूरा अच्छे तरीके से ले कि नहीं हल्का ऐसा नहीं होना चाहिए। डीप स्लीपिंग, यदि हेल्दी आपको रहना तो अच्छे तरीके से आपको गुड स्लीप लेना है। तो ये सब यदि मैनेज बढ़िया से रहेगा तो उस बंदे को बोलेंगे फिजिकली वो हेल्दी है, ठीक है। मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल सही है, ठीक है। तो ये यदि सब कुछ अच्छे से रहेगा तो डायमेंशन तुम्हारे पास उस बंदे का हेल्थ सही है, एक हो गया। अब दूसरा स्टेप में तुम्हारे पास मेडिक यानी मेंटल हेल्थ पे तुम्हारे पास क्या आते हैं, मेंटल हेल्थ पे क्या आते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति के सोच, भावनाओं तथा तनाव को निपटाने की क्षमता से जुड़ा होता है। कहने का मतलब कोई बहुत बड़ा का आदमी है, ठीक है, मतलब हट्ठा किट्ठा है, अब उसका बुद्धि नहीं सही से कहेंगे पागल होता है तो वो मेंटली फिट नहीं है। तो उसने सोचने की क्षमता, भावनाओं की क्षमता, तनाव की क्षमता, आज कोई सब फिट रहे तो समझ लो उसे मेंटली फिट बोला जाएगा। अपने आसपास के वातावरण के अच्छी तरीके से समायोजित होना भी मेंटल हेल्थ कहलाता है। मतलब अपने अगल बगल के मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा नियंत्रण होना चाहिए, मतलब अपनी पूरी बॉडी पे अच्छे से नियंत्रण करना चाहिए। जैसे रोड पे चलने की नहीं पूरे हाथ भांजते चलेंगे तो कहेंगे पागल की कैटेगरी में आ गया। तो मेंटली ये सब यदि फिट रहेगा तो उसको भी बोला जाएगा हेल्थ डायमेंशन के अंतर्गत रखा जाएगा।
अब मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई बंदा सोशल हेल्थ मतलब फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली गड़बड़ है, तब भी वो हेल्थ यानी डायमेंशनल हेल्थ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो इसमें क्या लिखा रखा है, सोशल हेल्थ एक दूसरे के साथ स्वस्थ तथा सकारात्मक संबंध बनाए रखना सोशल हेल्थ की जिम्मेदारी, कि नहीं हमारा काम बनता दुनिया बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवारों के साथ दोस्तों के साथ सहयोग शामिल होना चाहिए, तब जाके आप एक सोसाइटी में अच्छे काम कर पाएंगे। ठीक, तो डायमेंशन में क्या लिखना पड़ेगा, डायमेंशन लिखना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ क्या होता, मेंटल हेल्थ क्या होता, सोशल हेल्थ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास लिखा है 2-3 चीज़ें। फिर हमारे पास देखिए 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहले आपसे पूछा था डायमेंशन के बारे में, दूसरा डिटर्मिनेंट के बारे में। तो आपको कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे एक्चुअल में ये पर्सन हेल्दी है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य के निर्धारक कहलाते हैं। मतलब ये प्रभावित करने वाला कारक ही हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में सही है कि गलत है। अब इसके लिए बहुत सारा, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, जेंडर। ठीक है, जेंडर, अब मान लेते किसी के माइंड में ये औरत है, ये आदमी है, ऐसा भावना होना चाहिए, बट उस लेवल पे नहीं होना चाहिए जो थोड़ा सा ख़राब टाइप में हो। तो ये जेंडर पर भी क्या कर देता है, डिटर्मिनेशन करता है। ठीक, अब बायोलॉजिकल मतलब आपके मम्मी पापा यदि फिट हैं ऑलरेडी, ठीक अच्छे से रह रहे, तो आप भी उनकी जेनेटिक फैक्टर आपके मम्मी पापा से आपके अंदर जाएगा। तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन यानी हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। कल्चर, आप ऐसे कल्चर में रह रहे हैं तो वही कल्चर आपके शरीर के ऊपर, आपके ऊपर प्रभाव डालता है। ये नहीं कहते हैं अच्छे परिवार से आता, अच्छा परिवार मतलब उनके परिवार का कल्चर बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो वो भी डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। यानी एजुकेशन, अब मान लेते कोई बंदा हेल्थ के प्रति या एजुकेटेड बंदा है तो अपने सोसाइटी में अपने आप को हेल्दी रखेगा, मेंटल को हेल्थ रखेगा, सोसाइटी सबको हेल्दी रखेगा। कौन, यही तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। सोशल इन्वायरमेंट मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट है, प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ, बोल चाल भाषा, ये मत समझना कि पर्यावरण में हम रह रहे हैं तो आप अच्छा हैं। ठीक है, तो अच्छी बात तो है ही है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास बोलने की क्षमता, कैसे एक्चुअल में बोल रहे हैं, कैसे किसी पर्सन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी इसी के अंतर्गत दी जाती है। बिहेवियर मतलब आपके बिहेवियर एक्चुअल में कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। हेल्थ सर्विस मतलब आपकी हेल्थ एक्चुअल में कैसी है, फिजिकली मेंटली तथा सोशली फिट है कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, बढ़िया उदाहरण है सर, बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट में तुम्हारे पास इनकम, जो तुम्हारे पास गरीबी को ही क्या कर देता है, डिटर्मिनेट करता है। यदि पैसा रहेगा तो प्रॉपर अमाउंट में आप बैलेंस डाइट करेंगे, फ्रूट वगैरह खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, तो ये सब कुछ तुम्हारे पास क्या करने की जिम्मेदारी, डिटर्मिनेट को निर्धारित, हेल्थ को निर्धारित करने का काम आता। कौन कौन, पहला जेंडर, दूसरा बायोलॉजिकल, कल्चर, एजुकेशन, सोशल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल तथा हेल्थ सर्विस तथा इनकम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इंडिकेशन, कैसे एक्चुअल में तुम जानोगे ये बंदा, ठीक है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना चाहिए हेल्थ का। हाँ ठीक है, योग लंबे समय तक जिए, जल्दी से मर ना जाए, तो ये सब तुम्हारे पास, उसके लाइफ का तुम्हारे पास शेड्यूल, लाइफ स्टाइल वगैरह सब फिक्स होना चाहिए, तो वो इंडिकेट करता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है योगा वगैरह करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इंडिकेशन ऑफ हेल्थ में वे मापदंड हुए हैं जो किसी व्यक्ति, समुदाय, आबादी के स्वास्थ्य कि, ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति को मापने और तथा मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंडिकेशन ऑफ हेल्थ बोला जाता है। सिंपल सा क्या बोलते हैं, दोबारा समझिए। इंडिकेशन ऑफ हेल्थ में देखा जाए तो वो मापदंड होते हैं जो किसी व्यक्ति के, समुदाय के, आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति को मापने, यानी एक्चुअल में कितना स्वस्थ है वो व्यक्ति, ये सबको मापने तथा मूल्यांकन करने में मदद कौन करता है, इंडिकेशन करता है। ठीक, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, पहला मोर्टेलिटी रेट को दर्शाना, मतलब मृत्यु दर को तुम्हें दर्शाना कि एक सर्टेन एरिया में कितने लोग मर रहे हैं, ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो कहेंगे इस एरिया का स्वास्थ्य सही नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की उम्मीद ही क्या कर देती है, हेल्थ है। ठीक है, अब हेल्दी रहेंगे तो आप जीने की उम्मीद रखेंगे, जैसे कोई बीमारी चाँप दे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये हो सकता है। न्यूट्रिशन स्टेटस मतलब आप अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ मायने कौन रखता है, यानी इंडिकेशन पे रखता है। आप देखिए, जितने अच्छे तरीके से आप भोजन खाएंगे आप उतने अच्छे से मस्त और तंदुरुस्त, हिष्ट पुष्ट रहने वाले हैं। लिखा बर्डन ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का बोझ आपके ऊपर नहीं रहेगा तो आप लंबे समय तक हेल्दी बने रहेंगे। यदि बीमारियों का बोझ रहेगा तो आप लंबे समय तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सर जी आपसे कैसे बात होगी,
हैं लड़की है कहा जी हमसे बतियाओगे तुम खतरनाक आदमी है। ठीक है, अरे वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ समय के बाद इसके भी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया जाए, इस वीडियो में भी आप कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। नोट वगैरह चाहिए तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, सब कुछ आदमी सही है तो उससे क्या हो सकता है, काम हो सकता है। लाइफ स्टाइल, आपकी उठने बैठने सब कुछ की क्षमता पर भी निर्भर करता है, कौन, यही हेल्थ निर्भर करता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आपके सामने आंसर था। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, वैक्सीन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। अब क्या क्या दे रखा है, वेरियस, ठीक है, डिस्कस किसके बारे में, वैक्सीन के बारे में, टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ें। अब वैक्सीन क्या होता है इनके बारे में आप समझिए क्या लिख रखा है। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। वैक्सीन देखा जाए तो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो शरीर को विशिष्ट बीमारियों, इसमें 3 चीज़ को हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले वैक्सीन डिफाइन करना, इम्यूनिटी डिफाइन करना, इम्यूनाइजेशन डिफाइन करना, सब कुछ हमें अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। अब क्या लिखा है, नहीं यार, ठीक है। अब देखिए, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो शरीर के विभिन्न यानी विशिष्ट बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी एक्साइटमेंट करता। कहने का मतलब वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जैसे अभी, हाँ ठीक है, अब होता क्या है, जैसे होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लेते हैं शरीर हमारी है, ठीक, अभी हमारे शरीर के अंदर कोरोना घुस जाए, ठीक, तो वैक्सीन लगा देंगे तो उस वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो एक कॉपी बना देगी, तब कोरोना घुसेगा धड़ 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 मार के ख़त्म कर देगा। तो वही चीज़ तुम्हारे पास प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्साइटमेंट कर देगा और बीमारी से बचाने का काम वैक्सीन करवाता है। वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब शरीर के अंदर डाल दिया गया तो वो प्रोडक्शन करेगा कि अच्छा ये इस टाइप की बीमारी आएगी तो हम इससे लड़ेंगे। तो वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कौन, वैक्सीन करता है। वैक्सीन शरीर में रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की मदद करता है। मतलब क्या होता है, शरीर में जैसे वैक्सीन डाल दिया गया, अब वो कुछ भी वैक्सीन हो सकता है, जैसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा वैक्सीन लगता है, ठीक है, तो ये वैक्सीन लगता तो उस शरीर के अंदर उसकी खिलाफ एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाती है, मान लेते तो वो बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो अटैक करके तुरंत उसे मार देगा। ये वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हो गया। 2 तरह का हमारे पास क्या होता है, वैक्सीन होता है। सबसे पहले तुम्हारे पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एलाइव यानी क्या बोला जाता है, एनुवेटेड बोला जाता है, जिसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं। दूसरा एक्टिवेटेड या तुम्हारे पास लाइव लिखा एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोला जाता है। सिंपल सा, ये मृत्यु होते हैं और ये मृत्यु होते हैं और ये जीवित वैक्सीन होते हैं, बस इतना तुम समझना, ठीक। ये इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। इसमें बैक्टीरिया के लिए, जैसे अब ये कहाँ पर होते हैं, सिंपल इनएक्टिव मतलब इससे बैक्टीरिया को लेते हैं, किल कर देते हैं, किल करके मार देते हैं, मार के हमारे शरीर के अंदर इंटर करा देते हैं, तब हमें लगाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, ये सब चीज़ आते हैं। वायरस के अंतर्गत तुम्हारे पास जैसे रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस A B C D कुछ भी हो सकता है। अब लाइव एनुलिटिका एटूनेटेड है, मतलब ये तुम्हारे पास एक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये बैक्टीरिया जिसे हम BCG बोलते हैं, जो हमारे पास किसके काम में आता है, टीबी के, ठीक है, किसी पर्सन को टीबी हो उसको ट्रीट करने के लिए, पोलियो किसी पर्सन को हो गया उसको सही करने के लिए हम लाइव एटूनुएटेड मतलब एक्टिवेटेड वैक्सीन उसके शरीर के अंदर इंटर करवाते हैं। तो ये वैक्सीन और देयर टाइप हो जाएगा। अब हमसे पूछा इम्यूनिटी एंड देयर टाइप, इसके बारे में बताना। इम्यूनिटी क्या होती है, कहती है अगर इम्यूनिटी बड़ी खतरनाक है यार, कौन भी मरिए ना ही होले, तो इम्यूनिटी यही होती है, करती क्या, इम्यूनिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर रोग जन को, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, और हानिकारक पदार्थों को अपनी रक्षा कर लेता, उसको इम्यूनिटी कहलाते हैं। जैसे आपके घर में एक ऐसे सिक्योरिटी रख दिया जाए कि कोई अदर बंदा आए तो तुरंत धड़ाधड़ मार दे, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है। कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया घुसेगी तो उठा भरने से पटक देगा, ठीक है, भरने से उठा के पटक देगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के रोग जन को यानी बैक्टीरिया, कामा, वायरस और हानिकारक पदार्थों से अपनी रक्षा करता है, हमारी शरीर को बचाता है। यह शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता, कौन, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी रक्षा करता, किससे, बीमारी से होने वाली रक्षा करता है। तो इम्यूनिटी हो गया। अब टाइप ऑफ इम्यूनिटी, 2 तरह के हमारे शरीर के अंतर्गत इम्यूनिटी होती है। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। पहला इनेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो जन्मजात प्रतिरक्षा, हिंदी में इसको देखे बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा बोला जाता। मतलब
जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। जैसे पेट में एसिड, फैगोसाइटोसिस, WBC होता है, हमारे मुंह में लार होता है, ये सब देखा जाए तो ऑलरेडी आप जन्म से ही पाते हैं। ठीक, जन्म से पाते हैं, उसे इनेट इम्यूनिटी बोला जाता है। सिंपल सा, जो जन्म से पाते हैं उसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जो अपने वातावरण में विकसित करते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यह हमारे वातावरण से विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना। ठीक है, अरिजीत सिंह का गाना नहीं, अर्जित। अर्जित मतलब अगल बगल से तुम ले लेना। क्या कहलाता है आपके सामने? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट और एक्वायर्ड होती है। फिर लास्ट एंड फाइनल दे रखा है इम्यूनाइजेशन। क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण। कहते हैं हे आई बड़ा हो टीका लगवाला, तो ऐसे बोलते हैं ना। भैंस को भी लगता, आदमी को भी लगता, बच्चों के लगता। बच्चों पे देखेंगे ना तो लिखा रहता 5 साल में 7 टीका, ठीक, ना छूटे एक भी बार, ऐसे ऐड लगा रहता है हॉस्पिटल पे। तो अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है? इम्यूनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी संक्रमण बीमारी से बचने के लिए आमतौर पर एक टीका द्वारा प्रतिरक्षा उत्पन्न करता, उसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सिंपल सा क्या होते हैं? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर मान लेते हो रही, तो उसे टीकाकरण के कारण से ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बन चुकी है। टीकाकरण के कारण से हमारे अंदर उसकी इम्यूनिटी बन चुकी है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्यूनाइजेशन बोला जाएगा। क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोला जाएगा। ये सामने दिया गया है। इम्यूनाइजेशन से लाभ क्या होता है? अब इससे लाभ क्या होगा तभी तो कुछ लगवाएंगे। गंभीर बीमारियां जैसे पोलियो होगा, डिप्थीरिया होगा, हेपेटाइटिस आदि से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? यही इम्यूनाइजेशन करता है। रोगों को प्रसारण से रोकना। प्रसारण मतलब जैसे हमें रोग हुआ तो दूसरे पर्सन में भी होगा, जैसे कम्युनिकेबल तथा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक पर्सन से दूसरे तीसरे ऐसे चलती चली जाएगी साइकिल। तो उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, प्रसार को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं? आदमी को इम्यूनाइजेशन लगाते हैं। कोई शिशु हो गया, काम बुजुर्ग हो गया, का कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे छोटा बच्चा है, अब इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, ठीक, वो किसी भी बीमारी से तुरंत बीमार हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसको कम करने के लिए हम उसे इम्यूनाइजेट कर देते हैं। बुजुर्ग, क्योंकि ऑलरेडी उसका तुम्हारे पास इम्यूनिटी वीक है, बहुत कमज़ोर है, तो उसको सुरक्षा करने के लिए हम ऑलरेडी उसे टीकाकरण कर देते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इम्यूनाइजेशन के बारे में। अब देखिए क्या पूछा था। सबसे पहले वैक्सीन के बारे में पूछा, तो हमने इंट्रोडक्शन एंड देयर टाइप बता दिया। नेक्स्ट में इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है और इसका टाइप को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ से। ठीक, उसके बाद टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, उससे लाभ क्या होता है, इसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर फीड किए हैं, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके कुछ धनराशियाँ दे के इसका आप PDF मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा तुम्हारे पास? न्यूट्रिशन। अब ये क्या दे रखा बाबू? सबसे पहले एक्सप्लेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? डिस्कस डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, इसे हम पोषण कहते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर को ग्रोथ करना है, एनर्जी चाहिए, दिन भर काम कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए ही, तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, शरीर को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन में वे सभी प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा मानव शरीर अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिजीज फ्री मतलब बीमारी से लड़ने, डिजीज फ्री रहने के लिए आवश्यक फूड आइटम का प्रयोग करता, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे अभी छोटा बच्चा है तो उसे प्रॉपर अमाउंट में दूध चाहिए, जो प्रॉपर अमाउंट में उसे न्यूट्रिशन दे सके। ठीक, तो वो तुम्हारे पास करने की जिम्मेदारी यही होती है, न्यूट्रिशन। आप समझे, न्यूट्रिशन एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें हमारी शरीर क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी और बीमारी से बचने के लिए आवश्यक होना चाहिए जो भी फूड आइटम खाते हैं उसे न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन मेनली 2 में कैटेगराइज की जाती है, यानी न्यूट्रिशन देखा जाए तो मेनली 2 में कैटेगराइज की जाती है। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा? ये मैक्रो है, मैक्रो, और ये माइक्रो। ठीक है, इसको हम मेगा भी लिख सकते हैं, इसको माइक्रो लिखते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पहला माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है? मैक्रो के अंतर्गत क्या होते हैं? इसकी अधिक मात्रा आवश्यकता होती है, मतलब हमारे शरीर को देखा जाए तो इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब जैसे तुम्हारे पास प्रोटीन दिया जाएगा, दाल एक दाना थोड़ी ना दिया जाएगा, पूरा 1-2 कटोरा पी लेंगे। ठीक, तो इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए। ठीक, तो ये 2 तरह के हमारे पास न्यूट्रिशन होते हैं। क्या लिख रखा है?
अब इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे तब अपना पूरा डिटेल हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। वे पोषण तत्व जो शरीर को अधिक ऊर्जा, ठीक, अधिक मात्रा में आवश्यकता होते उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। सिंपल सा समझिए, वे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक होती यानी आवश्यकता होती उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, शरीर के संरचना कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक होते। शरीर की संरचना करना है, कार्य प्रणाली को मेंटेन करना, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसको सब कुछ मेंटेन करना क्या कहलाता है, किसके लिए आवश्यकता होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसमें पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करता, क्या कर देता, ऊर्जा प्रदान करता। कहाँ कहाँ पाया जाता, हमारे शरीर के अंदर चावल, ठीक है, चावल से मिलता है, रोटी से मिलता है, आलू, ये सबसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जो सबसे ज़्यादा रोटी से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होती है, मतलब हमारे शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की। जैसे तुम्हारे पास दाल हो गया, चना हो गया, अंडा हो गया, मछली, इन सबको तुम्हारे पास यानी प्रोटीन से, ये सब जब खाएंगे तो हमें प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। दाल खाएंगे तो प्राप्त अमाउंट में आपको मिल जाएगा, अंडा खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, ये सब खाने से आपको प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा फैट, जो एनर्जी गिविंग फूड होता है। ये फैट से हमें एनर्जी गिविंग फूड मिलता है। जैसे एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या खाना है, आपको घी खाना है, मक्खन खाना, बादाम खाना, मूंगफली खाना, सोयाबीन खाना, ये सबसे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, आपको फैट मिलेगा। ठीक, फैट मिलेगा जो हमें एनर्जी प्रदान करेगा। ठीक, एनर्जी आराम से प्रोवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 40 पे 45 पे स्टार्ट किया गया था ना, 45 50 पे मान लेते हैं, 50 10 सही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये क्या होता है, वे पोषक तत्व जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। जैसे विटामिन देखा जाए तो क्या होगा, बहुत सूक्ष्म अमाउंट में चाहिए। जैसे दृष्टि को देखने के लिए, मतलब आंखों से सही करने के लिए, त्वचा को, प्रतिरक्षा आदि को मेंटेन करने के लिए विटामिन चाहिए। विटामिन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक हो जाएगा, कईयों तुम्हारे पास विटामिन होते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास मिनरल देखा जाए तो बोन तथा तीत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे, ठीक है, मिनरल के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले कैल्शियम, जो किससे मिलता है, मिल्क अथवा एग से मिलता है। आयरन किससे मिलता है, पालक तथा मांस से मिलता है। पोटेशियम देखा जाए तो केला तथा आलू से मिलता है। जिंक देखा जाए तो तुम्हारे पास मांस तथा कद्दू के बीज से मिलता है। जो ये मिनरल हमारे शरीर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाटर के बारे में, पानी के बारे में। जब भी हम एक आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है, जब जल भी क्या होता है, ये वाटर भी देखा जाए, नहीं, जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें क्या लिख रखा है, जल भी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर में पाचन, तापमान आदि को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर तापमान को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जल को दी जाती है। इसीलिए गर्मी में देखेंगे प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना कंपलसरी है। नहीं पिएंगे तो आप ही के लिए दिक्कत होगी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बॉडी फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे कईयों प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था किसके बारे में, देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन कहा था, डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को डिफाइन करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। दो तरह के होते हैं, मैक्रो तथा माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन किया विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम माइक्रो को क्या कर दिए, डिफाइन किया विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद लास्ट में बता दिए जल क्या होता है। ठीक, तो इतना हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मिस यूज तथा एब्यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द मिस यूज इन एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड इट्स द सोशल इम्पैक्ट। मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो हमारे सोशल पे, मतलब पब्लिसिटी पे, सोसाइटी पे देखा जाए तो दवा का जो मिस यूज करते हैं अथवा दवा का एब्यूज करते हैं वो क्या प्रभाव डालता है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या लिख रखा है, मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो व्यक्तियों, परिवारों और सोसाइटी पर गहरा प्रभाव डालता है।
बहुत सारे लोग हैं ठीक दवाओं का गलत यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे गांव में जो थे, अभी देखेंगे जगहों पे जाते हैं जो पियक्कड़ टाइप में है, तो वो काम को एक दवा लेते हैं जो उसी का लत लग गया है, उसको नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा बेचैनी टाइप में होगा, तो वो उनको देखा जाए तो वो दवा का एक्चुअल में मिस यूज और एब्यूज़ दोनों कर रहे हैं। ठीक, तो हमारी व्यक्तियों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव डाल दिया। जैसे नॉर्मल कोई खा रहा है तो टेंशन नहीं है, बट कुछ ऐसे आदमी होते हैं इनको एडिक्शन हो जाती, मतलब लत लग जाती कि यार दवा नहीं खाएं तो दर्द कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को देखेंगे लत लग जाती चाय की, कि एक्चुअल में चाय नहीं पियेंगे तो कहेंगे सर दर्द होने लगा। ठीक, तो अब उसी तरह से दवाइयाँ भी होती, कोई ऐसे व्यक्ति, एक गंभीर समस्या है जो परिवारों तथा व्यक्तियों के सोसाइटी पर गहरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, वह प्रक्रिया जिसमें आप बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा लंबे समय तक ले रहे हैं तो ड्रग्स का एब्यूज कहलाता है। मतलब जैसे दवा प्रिस्क्रिप्शन होता है कि डॉक्टर लिखता है तो ये दवा लेना, बट आपको उसकी लत लग गई है। ठीक, अब उस दवा को लंबे समय तक, बोले डॉक्टर की 10 दिन खत्म बंद कर देना, आपको लत लग गई है, उसे लंबे समय तक खाए जा रहे हैं तो उससे ड्रग्स का एब्यूज हो रहा है। अब कोई पूछेगा ड्रग्स एब्यूज क्या होता है, लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन को दवा लंबी समय तक ले रहे हैं अथवा खा रहे हैं तो उसी को ड्रग्स एब्यूज कहलाता है। क्या बोलते हैं, ड्रग्स एब्यूज कहलाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर का लाइव क्लास कब होगी भाई, जब अभी तो हुआ है भाई। ठीक है, 1.5 घंटा कम से कम 1.5-2 घंटा लिए तो हैं। ये फर्स्ट ईयर का है भाई। छपरी यूट्यूबर, ये कौन यूट्यूबर आ गए, अरे छपरी भाई पहले सेकेंड ईयर का हो चुका है। ठीक है, लिखा है तुम्हारे पर ड्रग्स एडिक्शन भी दवा की मिसयूज तथा एब्यूज बन सकता है। मतलब ड्रग्स एडिक्शन किसी पर्सन को लत लग जाए, दवा के बारे में लत लग जाए तो वो भी क्या कर सकते, दवा को मिसयूज तथा एब्यूज बन सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मतलब जो तुम्हारे पास दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर अथवा फिजिशियन कोई भी कह रहा है, उसको आप लंबे समय तक लेके मिसयूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले नॉन प्रिस्क्राइब दवा का सेवन करना, मतलब ऐसी दवाएं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती तब भी आप खा रहे हैं। लॉन्ग टाइप का खुराक लेना, मतलब लंबे समय तक, डॉक्टर बोला कि 2-4 दिन खा के बंद कर देना, बट आप, ठीक है सर, छोटे भाई का क्लास मिस हो गई, आपकी क्लास से पढ़ा था 75% आया था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, गजब भाई। ठीक है, तो आप वो प्ले लिस्ट बना है भाई, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करके आगे पीछे कर सकते हैं, आप तो समझदार हैं यार तभी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक खुराक लेना ये भी मिसयूज का कारण बन सकता है। किसी दूसरे पर्सन के लिए दवा का उपयोग करना, जैसे गांव में नहीं होता कि रे तू दवाई लाई ला वो से ठीक हो गया, ला लो, हाँ ठीक हो गया, अच्छा तू ला खा ला, मतलब कोई जाँच वगैरह कुछ भी नहीं, मगर मोस्ट ऑफ द केस में ठीक हो जाता है, बट रेयर होता है। ठीक है, तो दवा का उपयोग लंबे समय तक करना किसी दूसरी पर्पज के लिए, कहने का मतलब बीमारी कुछ और खा रहे हैं दवा कुछ और, इसके भी आप मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, ओवर द काउंटर, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे एक टॉपिक है। इसमें क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ आती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन को आप डॉक्टर से ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, दर्द की दवाइयाँ हो गई, कुछ ऐसी दवाई जैसे वोमिटिंग की, गैस की, ये सब ओटीसी मेडिसिन के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो इस सब को यहाँ पर मिसयूज के अंतर्गत रखा गया। अब इसका साइन और सिम्टम ऑफ ड्रग्स एब्यूज, मतलब कुछ शरीर पे दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो कैसे दिखेंगे, स्कूल पे वर्कर तुम्हारे पास हो गए, होम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा करना, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्कूल पे हैं, यदि मिसयूज कर रहे हैं दवा को तो वर्कर को सब क्या कर देते हैं, घर को यदि मिसयूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा कर रहे हैं, तब वो मिसयूज का साइन एंड सिम्टम बना सकते हैं। फैमिली तथा सोशल प्रॉब्लम को फेस न कर पाना, कोई बंदा लंबे समय तक ड्रग्स एब्यूज कर रहा है तो फैमिली का और सोशल प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पाएगा, बात बात पे वो चिढ़ जाएगा, सुसाइड करने लगेगा। लॉस ऑफ फ्रेंड के दोस्त यानी दोस्ती को क्या कर देगा, तोड़ देगा। पाया लिखा है पार्टनर रिलेशनशिप को छोड़ना। ठीक है, मतलब कोई उसकी जीएफ या बीएफ थी छोड़ दी गई, तभी वो मिसयूज कर रहे हैं दवाइयाँ का, ला भाई हम लैला पिए लगा। ठीक है, वो सब सुट्टा मारने लगते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये होता है इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है मिस यूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स के प्रति जागरूक, लोगों को कैसे तुम जागरूक करोगे कि भैया ये दवा आप मत लीजिए। तो उसको लिए क्या करेंगे, युवाओं या सोसाइटी को नशे से बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। युवा से बोलेंगे प्लीज़ आप नशा मत करिए, ठीक है, नहीं तो आप दवा का ख़राब यूज कर सकते हैं। ठीक, हेल्थ को प्रमोट करिए, युवा लोगों को बताइए कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, यदि आप ये सब सेवन कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, कईयों कारण आप बता के उसे सही कर सकते हैं। ठीक,
जागरूकता रैली निकालना, लोगों को जागरूक करना कि बीमारी के प्रति, ठीक है, अल्कोहल के प्रति, दवाओं के प्रति कितना हमारा देश सेंसिटिव है, इन सबको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो लोगों को जागरूक करेंगे, सबसे ज़्यादा होता है भाई इससे फ़ायदा। चर्चा तथा सेमिनार अरेंज करना, अब जैसे गांव में छोटे छोटे नहीं पार्टी होती है, ठीक है, वो जब क्या आते हैं, अभी जैसे पहले आते थे, अब तो नेट का ज़माना हो गया, पहले लोग आते थे गांव में चर्चा करते थे, जैसे लेडीज़ के लिए बोलते थे पैड का यूज करिए एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पैड यूज करिए, उस पर बताते थे कि इससे हेल्थ पे क्या इशू पड़ सकता है। उसी तरह से हमारे पास बहुत सारा चर्चा तथा सेमिनार होना चाहिए, किसके बारे में, ड्रग्स के मिसयूज और एब्यूज के बारे में, ठीक। और सोशल मीडिया पर अभियान तथा स्क्रीनिंग करना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया भर भर के अभियान चलाना चाहिए कि जागो ग्राहक जागो, ठीक है, और लोगों से बोलना जागो आदमी जागो कि दवा को मिसयूज तथा एब्यूज न करे। बट इस टाइम देखा जाए तो डॉक्टर ही करवा रहे हैं भाई, याद रखना, डॉक्टर ही करवा रहे हैं, ठीक। जैसे अभी किसी हॉस्पिटल पे आप गए, किसी हॉस्पिटल पे गए, अब वहाँ पर क्या करवा रहे हैं लोग, एक्चुअल में देखा जाए तो रियलिटी में क्या करवा रहे हैं, ठीक, दवा खुद से ही क्या कर रहे हैं अपना, जैसे 1-2 दवा चाहिए तो उसी में 20 दवाई लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हम आपको दवा बताते हैं, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अभी नॉर्मल कहीं दवा देने, हड्डी की दवा लेने जाए तो सबसे पहले वो क्या लिखेंगे, दर्द हो रहा तो कैल्शियम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाइक्लोफेनेक लिख देंगे, ठीक है, इसमें 0 SP का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास हो गया कैल्शियम और डाइक्लोफेनेक होगा, डेफ्लाजा कार्ट हो जाएगा, डेफ्लाजा कार्ट 6 mg हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास मल्टीविटामिन बोल देंगे, डाइक्लोजेल बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या 1 2 3 4 और कोई एक एंटीबायोटिक चला देंगे। अब सोच सकते हो ये सब लंबे समय तक तुम्हें चलाते जाएंगे, ठीक। अब ये सब जो खाएंगे लंबे समय तक, एक्चुअल में देखा जाए तो ये तुम्हारे पास सब काम की दवा है, बट थोड़ा सा केस रहता है सब। अब ये उसके साथ साथ क्या चला देंगे, ला भैया तू प्रोटीन लिया, ठीक है, प्रोटीन जेनरिक दवाइयाँ, प्रोटीन लिया 1 गिलास पानी में रोज पिया, पानी में या दूध में पिया, ठीक, 1 चम्मच डाल के। तो ये सब देखा जाए तो जब ज़रूरत नहीं है तब वो खिला रहे हैं, और रियलिटी हम अपने आंखों से सामने देखें ये सब काम करते हैं मेडिकल स्टोर वाले। दवाओं डॉक्टर को दलाली पे दे देते हैं कि 40% मिलेगा, आप ये दवा लिखिए, खिला रहे हैं भाई, ठीक है। ये हमारी देश की स्थिति है जो सबसे कचरा हो रही है। तो उसे सोशल मीडिया पर अभियान चलाना है बहुत सारा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मिसयूज तुम्हारे पास और एब्यूज ड्रग्स का, जागरूकता पर, ठीक है, जागरूकता पर प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब जो तुम करोगे तो जागरूक करोगे लोगों को, ठीक है, लोगों को जागरूकता पर प्रभाव, सामुदायिक एकता होगा, यानी युवा प्रेरणा मिलेगा, नीतिगत प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। तब हम मिसयूज तथा यानी एब्यूज ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं अभियान चला कर। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द गोइंग टू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब सबसे सेकेंड ईयर की क्लास कब चलेगी। फिर एक लोग आ गए यार, काहे बेइज्जती करवा रहे हो यार, कला दिया गया मेरे बाबू, ठीक है। अब इसमें क्या कराना पड़ेगा, फार्मासिस्ट का क्या रोल है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। अब ये क्या होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, क्या होता गुरुदेव, जैसे ठीक कोई बीमारी आ रही है, ठीक है। अब कोई बीमारी आ रही है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। कोई बीमारी यदि आ रही है तो गवर्नमेंट लेवल पे वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कितना टाइम हो गया भाई ओ भाई 10:30 होने वाला है, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 1 हम देख लेते हैं, पार्ट B मॉर्निंग में देख लेंगे, ठीक है। लिखा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी को स्पेशल हेल्थ सेवा प्रदान करना, ठीक है। कब चलेगा, करा दिया गया भाई अमरीश प्रजापति जी, आप इतना कैसे यार आदमी हैं। हम बोल रहे हैं कि करा दिया गया है, क्लास अभी 1 घंटे पहले कराया गया है, ठीक है। बायो केमिस्ट्री हिंदी मीडियम करा दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत करिए भाई, ठीक है। तो लिखा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए जाने वाला ऐसा कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी को सोशल हेल्थ की सेवा करने में किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब चलाया जाता है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, आदमी रहते हैं, वो कहते हैं कि इस लेवल पे हमें क्या करना है, काम करना है जिससे हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने की इसमें जिम्मेदारी होती है, सेवा प्रदान करना, देश में स्वास्थ्य संबंधी इश्यू को निपटाना,
ठीक है, निपटाना किसकी जिम्मेदारी होती है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं आदमी, वो सब निपटारा करते हैं। ठीक है, इसका मेन एम बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन करना होता, मतलब बीमारियों को बचाना और नियंत्रित करना तथा उन्मूलन करना किसकी जिम्मेदारी होती है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें कईयों स्टेप होते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास डिफरेंट स्टेज होते हैं। सबसे पहले कोई भी दवाइयाँ आती तो सेंट्रल लेवल पे आती, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे आती, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती हैं। उसके बाद तहसील लेवल, फिर थाने लेवल, फिर आपको ग्राम में आशा को क्या कर दिया जाता है, उस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। बट अब नेट का ज़माना है, सन्न सन्न काम हो जाता है। ठीक है, बिग ड्रीम, ये कौन है भाई, आई लाइक यू सर, हैं हम तो आई लाइक करता मारते। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता था, डिफरेंट स्टेप होता। पहला स्टेज तुम्हारे पास क्या होता है, सेंट्रल लेवल का होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है तुम्हारे पास, सेंट्रल लेवल के बाद तुम्हारे पास स्टेट लेवल पे जाता, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता। तो कोई भी प्रोग्राम होता है इसी लेवल पे जाता। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल लेवल पे कोई काम होता है तो उसे भेज दिया जाता है स्टेट लेवल पे, ये आप काम करिए। हैं यार क्या करवा रहे हैं जी, आई लव यू कौन कौन बोल रहा है यार ठीक है, खतरनाक मनाई बड़ा ही मर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, डिफरेंट लेवल पे होता। कौन कौन, सेंट्रल, स्टेट। ठीक है, ठीक है, ये भाई कमेंट बंद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए कमेंट बंद हो गया अब लिखेंगे, ठीक है, हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए क्या बोल दिया गया। ठीक है, निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसके लिए बहुत सारे निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे पहला स्टेज पे तुम्हारे पास क्या होगा, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। क्या, नेशनल कंट्रोल टीबी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखा जाए तो टीबी जितना हुई है तो टीबी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, एड्स जो बीमारी होती है, जो HIV के कारण से होती है, उसको कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अभी किससे होता है, उसे बोलेंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे कि अननोन सेक्सुअल आप बिहेवियर न करिए, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्स करते समय आप कंडोम का प्रयोग करिए, म्यूकस का एक्सचेंज होने से आप बचाइए। ठीक, ये सब चीज़ करेंगे तो हमारे पास इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, इसका आता है नेशनल, ठीक है, नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम किया जाता है। मलेरिया किससे होता है, इसके लिए प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है, जो जैसे प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम वोवल, ये सब जो होते हैं जो मलेरिया को कंट्रोल करने के, तो लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं कि आपके अगल बगल पानी यदि रुक रहा है तो उसे साफ़ सफाई करिए। साफ़ सफाई करने के बाद आपको अच्छे तरीके से पानी नहीं रुकने देना है, टंकी में पानी को साफ़ सफाई करना, शुद्ध पानी पीना है। ठीक है, मच्छर से बचना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये सब मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में आपको एजुकेट किया जाएगा। चौथा देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेशनल, ठीक है, या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। इसमें क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे लोगों को इम्यून सिस्टम से, ठीक है, इम्यूनिटी, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत लोगों को टीकाकरण किया जाता है कि अच्छा ये बीमारी चल रही है, इसका टीका हम जल्दी जल्दी लगवा देते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पाँचवा, नेशनल मदर हेल्थ प्रोग्राम। अब इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होता है कि तो कोई भी फीमेल यदि प्रेग्नेंट है, ठीक है, यदि वो तुम्हारे पास प्रेग्नेंट है तो उसे बोला जाएगा कि आप क्या करिए, आप प्रॉपर अमाउंट में भोजन लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, क्योंकि आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम उसके अंतर्गत आता है। ठीक, और तुम्हारे पास STD प्रोग्राम, छठा देखा जाए तो हम बहुत सारा लिख देते हैं, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है, जो सेक्स के दौरान होने वाली जो तुम्हारे पास बीमारियां होती हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में भागती हैं, ठीक है, उससे वही प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, इसमें लोगों को एजुकेट करते हैं कि सेक्स से संबंधित होने वाली बीमारी, जैसे सिफिलिस हो गया, गुनोरिया हो गया, ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास सिफिलिस से होने वाली, HIV हो गया, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, मुझे जानते हैं, ये कौन है भाई, ठीक है, हम कैसे आपको जानेंगे भाई, जैसे आपको बड़का राजा मना ही है का, ठीक है, अपने आपके राजा समझता रहा। ठीक है, तो ये STD कंट्रोल प्रोग्राम होती है, इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे हो जाती है। और भी तुम्हारे पास सातवां देखा जाए तो लेप्रेसी का नाम सुने होंगे, तो इसमें लिखेंगे नेशनल, ठीक है, नेशनल लेप्रेसी, जो कोढ़ रोग होता है, कहाँ दिया गया है, इसमें था यार, कहाँ चला गया, मम्मी कसम,
ठीक है, तो ये चलिए जाने दीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इतना हमने बहुत बता दिया है। तो ये तुम्हारे पास प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे हेल्थ मिशन को हम लंबे समय तक मेंटेन कर सकेंगे। ठीक, ये हो गया। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या होता है, ठीक है कि नहीं जानते हो? गजब हो यार। ठीक है, तो ये नहीं तो ठीक, इसमें तुम्हारे पास अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन NHP नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में देखा जाए तो एक्चुअल में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता, इसमें दवा को मैनेजमेंट करना, क्या कर देता, पहली उनकी रिक्वायरमेंट होती दवा को मैनेजमेंट करना, दवा का प्रबंध कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक, उसके बाद हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, मतलब कोई बीमारी यदि आ रही है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, और उसके साथ साथ यदि दवा मिली है तो आपको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी मिलती है, जो आशा करती हैं। ठीक है, डिजीज रिलेटेड एजुकेशन प्रदान करना, लोगों को बताना, जैसे कोरोना आ जाए, ठीक, आपको लोगों को क्या बताएंगे, आप एज ए फार्मासिस्ट बोलेंगे कि भैया ठीक है कोरोना आ रहा है, अब थोड़ा सा क्या करिए, सतर्क हो जाइए, मास्क का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, पब्लिक प्लेस पे न जाइए, तो ये सब लोगों को हम जागरूक करेंगे, तब भी काम होगा आराम से। ठीक, हेल्थ का कंडीशन बताएंगे, क्लिनिकल फार्मेसी पर दवा को प्रोवाइड कराएंगे, मतलब अपने फार्मेसी पे उससे रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ सब ला के स्टोरेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मान लेते पैंडेमिक हो जाए, जैसे कोरोना हो जाए, तो कोरोना में जितने भी लोकल के डॉक्टर थे लोगों की ज़िंदगी बचाए थे, उनको सैल्यूट है भाई। ठीक है, प्रोवाइड कराना, पेशेंट का देखभाल करना, पेशेंट का देखभाल बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे कोरोना में देखा जाए तो पेशेंट देखभाल ना होने के नाते बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक, दवा को सेफ्टी, मतलब दवा को सेफ्टी प्रोवाइड करना, कि कैसे स्टोरेज करना, कि कैसे खाना है, ये सब कुछ जिम्मेदारी आपकी होती है। डिजीज के बारे में किसी स्पेशल डॉक्टर से बातचीत करना, मतलब कोई बीमारी है, ठीक है, उस एरिया में ज़्यादा फैल गई तो स्पेशल डॉक्टर से उसे कंसल्ट करिए आप, और उससे रिलेटेड बोलिए कि सर ये हो रहा है, तो वो बताएंगे कि ये आप प्रयोग करिए, दवा आप सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना अटैच रहेंगे डॉक्टर से उतना आपका अच्छा मेडिकल स्टोर चलेगा। ठीक, ये हो गया। डिजीज के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों से बोलेंगे कि ये डिजीज बड़ी खतरनाक है भाई, लोगों को जागरूक करेंगे तो उससे ज़्यादा बच पाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दवा लाना, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपको दवा ला के स्टोरेज करना है, कब से, देखिए सेंट्रल लेवल से, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे लाते हैं दवा, फिर स्टेट लेवल पे आता है, स्टेट लेवल से आपके सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, इतना होता है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल, तहसील लेवल से थाने लेवल पे, थाने लेवल से आपके गाँव में पहुँचता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है सर, इंग्लिश में बताइए, ऑलरेडी इंग्लिश में, ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री सुबह आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये देखा जाए सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कोई 7 क्वेश्चन करना था। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, ये जो क्वेश्चन था सेम टू सेम यही दिया था, केवल थोड़ा सा इधर उधर है। ठीक है, इसका हम नोट आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे। हम सीधे 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, डिस्कस नेशनल हेल्थ मिशन। आप यदि पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे तो ये आप आराम से कर पाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है, देखिए कोई भी नेशन सोचता है कि चाहे वो बंदा कोई ग्रामीण लेवल पे हो, चाहे वो तुम्हारे पास क्या होगा अर्बन लेवल पे हो, मतलब शहरी लेवल पे हो या ग्रामीण लेवल पे हो, तो सबको दवा के द्वारा, ठीक है, दवा के द्वारा अच्छे तरीके से हेल्थ हमारा नेशन होना चाहिए। देखिए यदि कोई भी देश अच्छे से डेवलप होगा तो उसका जो भी नेशनल में जितने पर्सन हैं वो अच्छे तरीके से हेल्दी होना कंपलसरी है। तो लिखा नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे हम NHM की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी, यानी नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसके 2 भाग में काम करते हैं। ठीक है, इसके 2 भाग में काम करते हैं। पहला देखा जाए तो डिवीजन में पहले दे रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो गांव में काम करते हैं। देखो साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं, NRHM बोलते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो होते हैं, जिसे हम NUHM के नाम से जानते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये शहर में काम करते हैं और ये ग्रामीण रीजन पे काम करते हैं। ठीक,
क्या लिख रखा है, इसके अंतर्गत मिशन का मेन एम था कि नेशनल हेल्थ को बढ़ावा देना, मतलब अपने नेशन को अच्छे तरीके से हेल्थ बना। देखो कोई भी नेशन यदि एजुकेशन में डेवलप बढ़िया से है, एजुकेशन के साथ साथ तुम्हारे पास हेल्थ में बढ़िया है, ठीक, तो वो नेशन समझ लो बहुत डेवलप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाएगा और हेल्थ बढ़िया रहेगा तो पढ़ाई लिखाई करवा करेगा, ये होगा, ठीक है, जिससे नागरिक को सस्ती, सुलभ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सेवा प्रदान मिल सके। इसका एक मिशन था, ये हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था गुरुदेव, इसके बारे में आपको बताइए। फिर यहाँ से आपको रूल वगैरह लिखना पड़ेगा। सभी को समान, ठीक है, सभी को समान स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी थी, कि नहीं कि ये ऊंच है नीच है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। बट अपने यहाँ होगा करता, आप जान ही रहे हैं। सर ये कब आया था, कौन, ठीक, नेशनल हेल्थ मिशन कब आया था, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अभी क्या लिख रखा है यहाँ से सुनिए। फिर क्या दे रखा है, सभी को समान स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है। उसके साथ साथ देखा जाए मातृ तथा बेबी डेथ को कम करना, मतलब जैसे बहुत सारी पहले उसकी सुविधाएं नहीं होती तो मम्मी की डेथ हो जाती थी, बच्चे की डेथ हो जाती थी, ठीक, तो उनको डेथ को कम करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया था, ठीक। कम्युनिकेबल तथा नॉन कम्युनिकेबल ड्रग्स को नियंत्रित करना, ठीक है, डिजीज को नियंत्रित करना एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिजीज को नियंत्रित करना। डिजीज मतलब कुछ ऐसे होती जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूत के जरिए जा सकती है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती नॉन कम्युनिकेबल, उसके अगल बगल उठो बैठो खांसो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आया था इसमें, ठीक है, इसको कंट्रोल करना। हेल्थ को मजबूत बनाना, मतलब अपने इंडिया में देखा जाए तो हेल्थ को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ मिशन की है, ठीक। इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है इसके बारे में आते हैं। सर इसकी पीडीएफ मिल सकती है, यस मिल सकती है ब्रदर, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिएगा वहाँ से कांटेक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा। हेल्थ और वेलनेस सेंटर को खोलना ग्रामीण तथा सिटी एरिया में, मतलब हेल्थ तथा वेलनेस सेंटर, मतलब हेल्थ को अच्छे तरीके से मेंटेन करना और वेलनेस सेंटर खोलेंगे जिससे ग्रामीण लेवल पे भी खोल सकते हैं और सिटी लेवल पे भी खोल सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा अच्छा से अच्छा रन करेगा। लिखा प्रेग्नेंट वुमन को प्रॉपर चेकअप प्रदान करना जिससे मदर तथा बेबी स्वस्थ रहे, मतलब कोई भी लेडीज हैं यदि प्रेग्नेंट है तो उसे प्रॉपर अमाउंट में क्या करना, चेकअप कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में चेकअप कराना सब कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे अब देखो उनका जाता है हर एक 3 महीने पे होता है, जैसे ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो हर एक 3 महीने पे उनका प्रॉपर चेकअप होता है, जिससे वो बेबी भी स्वस्थ रहता है, मम्मी भी स्वस्थ रहती है, उनका कैल्शियम आयरन, ठीक है, जो भी चलन रहता है टैबलेट चलता ही रहता है। ग्रामीण स्तर पर सेवा प्रदान करना इस मिशन का काम था। इसमें लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई थी। आयुष्मान भारत योजना, इसमें 5 लाख तक एटलीस्ट लगभग 5 लाख तक आपको फ्री आप कोर्स कहीं भी आप मेडिसिन करा सकते हैं। बट इस पर भी धांधली हो रही है भाई, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले को पैसा चाहिए तभी कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, मतलब इसमें पोषण मिशन लोगों को खाना दिया जाएगा प्रॉपर अमाउंट में, यानी स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंतर्गत यदि हम स्वच्छ रखेंगे तो बीमारी होगा नहीं करेगी। तो ये सब काम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन NHM नेशनल हेल्थ मिशन में रोल ऑफ फार्मासिस्ट का क्या काम है, दवा का मैनेजमेंट तथा डिस्ट्रीब्यूशन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, दवा को डिस्ट्रीब्यूशन करना और ठीक है सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। पेशेंट को यानी लिखा मोटिवेट तथा एजुकेट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। याद रखना पेशेंट को आप जितना मोटिवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे उस बीमारी के प्रति, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डेवलप अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। दवा का सही स्टोरेज करना आपकी जिम्मेदारी है। दवा को म्यूकस यानी मिसयूज तथा एब्यूज़ को रोकना दवा को कोई ज़्यादा यूज न कर पाए, ठीक है, यूज करे तो नॉर्मल यूज करे, मिसयूज तथा एब्यूज न कर पाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी ये सब चीज़ मेंटेन करना आपका काम बनता है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। एटलीस्ट देखा जाए तो 10:30 बज गया, ठीक है। तो इसको अभी यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। मॉर्निंग में आप आना मत भूलिएगा, ठीक है, मॉर्निंग में आना मत भूलिएगा। मॉर्निंग में आपको इसका पार्ट बी और पार्ट सी पूरा डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग भी आपको, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग देखा, हाँ इसमें भी लिख सकते हैं पेशेंट की काउंसलिंग करना, एक पॉइंट और लिख सकते हैं पेशेंट की काउंसलिंग करना ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है। काउंसलिंग करना एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है, ठीक।
तो ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से। पार्ट बी मॉर्निंग में कराया जाएगा, लाइव आना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, तुरंत आप अटेम्प्ट एटलीस्ट 7 या 8 बजे मॉर्निंग लाइव आया जाएगा। तो उसका पार्ट सी और पार्ट सी ख़त्म हो जाएगा, बी और सी दोनों ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको इकट्ठा देखना तो दोनों को अटैच करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसको भी आराम से देख सकते हैं। ठीक सर, ये कब आया था? कौन भाई? वास्को डी गामा का? ठीक है। ठीक, अब कहेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। एक्चुअल में देखा जाए तो भाई ठीक इसका भी देखेंगे हम। 2 किताब देखें, दोनों का अंतर इधर उधर था, ठीक है, दोनों का अंतर इधर, इसीलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। इसलिए जो डाउट रहता है उसको हम नहीं लिखते भाई, ठीक है। गुड नाइट सर, यस सर, ठीक है। तो और यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यदि कोई भी डाउट हो, ठीक है। यदि कोई डाउट हो, नेशनल हेल्थ मिशन ये देखा जाए तो एग्जैक्ट डेट 2 किताबों हम देखें, दोनों किताबों में अलग अलग था, इसीलिए हम वहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। एक बार हम दोबारा AI तथा किसी भी ऐप से देख लेंगे, उसको हम मेंटेन कर देंगे उसमें, ठीक है। ये होगा जब ये भी पार्ट बी बताएंगे तो आपको लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये होगा। कोई डाउट और कोई डाउट हो तो बताइए। सर सुबह मिलते हैं, लिखते हैं मिलते हैं आपसे, कहाँ है? कहीं नज़दीक में, बड़ा का तू मर दे जईबा। ठीक है, ठीक। और बताइए, कोई तो बोलिए, ठीक है। कल सुबह मिलते हूँ आपसे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, सुबह मिलना भाई, ठीक है। वहाँ दौड़ने जाते हैं फील्ड में, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कोई डाउट बरदार बोलिए, बरदार नहीं तो इसे समापन किया जाए, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हिंदी में लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होना चाहिए आपको, ऐसे पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। पार्ट नंबर 2 इसके पहले हम आपको बता देते हैं, पार्ट नंबर 1 में जो 7 क्वेश्चन था पूरी तरह से हमने कवर कर लिया था। ये आपका पार्ट नंबर बी है, शॉर्ट क्वेश्चन, और पार्ट नंबर सी में जितने 1 नंबर के क्वेश्चन है सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखा जाए तो 11 क्वेश्चन रहते हैं, करना रहता, बट हम आपको सारा क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो क्या लिख रखा, कैसे लिख रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत होगी। कैसे होगी, ध्यान से सुनिए। क्या दे रखा है, यानी पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी, हर एक क्वेश्चन को इक्वल मार्क दिया गया है, ठीक। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा बैलेंस डाइट क्या होता है, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो आपको 3 नंबर में कितना लिखना पड़ेगा इसको हम बताते हैं। तो एक्चुअल में समझिए बैलेंस डाइट क्या होता है। कहते हैं बैलेंस मतलब दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना। तो मात्रा में प्रोटीन हो, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, पानी हो, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में हो तो उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट बोला जाता है। अब यदि ये कोई बंदा बैलेंस डाइट करता है तो उसे प्रॉपर सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी आराम से बन जाती है कि बॉडी कैसे ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, ठीक है। प्रॉपर सब कुछ फंक्शन उसकी बॉडी करेगी, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो क्या लिख रखा है, बैलेंस डाइट वह आहार होते हैं जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल आदि उचित मात्रा में शामिल हो, उससे शरीर को, ठीक, उससे शरीर को क्या बोल देती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, पर्याप्त मात्रा में विटामिन हो, तो ऐसे उसके किसके लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उसे बोला जाएगा बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ऑल ह्यूमन का, ठीक है, मतलब जितने ह्यूमन है, ऑल ह्यूमन को कॉमन न्यूट्रिशन नीड होती है, मतलब जितने भी विश्व में आदमी हैं सबको न्यूट्रिशन की नीड होती है। अब वो डिपेंड करता है आदमी कितना वर्क कर रहा है। जैसे अभी हम सब लोग हैं तो ज़्यादा वर्क नहीं करते, केवल पढ़ाना वढ़ाना ये सब काम होता है। अब जो वर्कर हैं, ठीक है, वर्कर है जो दिन भर काम कर रहे हैं तो उसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए। मिल में देखा है तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनका ज़्यादा लॉस होता, तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट में भोजन की आवश्यकता होती है। तो ही लिखा, ऑल ह्यूमन को कॉमन न्यूट्रिशन की नीड होती है, यानी उसे जरूर ऊर्जा यानी काम के आधार पर होता है, मतलब जरूरी जो ऊर्जा होती है वो काम के आधार पर मिलती है। यानी एक्चुअल में उसे उसी के अनुसार खाना चाहिए जिस तरह से वो काम कर रहा है। देखिए ज़्यादा काम करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। जैसे वर्कर लोग रहते हैं तो पूरा दिन भर
धूप में ही काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू हम सब लोगों के कंडीशन में। तो उनको एनर्जी के आधार पर क्या कर दिया जाता है, अलग अलग में बैलेंस डाइट में दिया जाता है। तो उनको प्रॉपर अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन दिया जाता है। बट वो करते क्या है, एक्चुअल में दिन भर काम करें, शाम को लैला मार के फिट ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन हो गया बैलेंस डाइट के, कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं आपके बैलेंस डाइट में। सबसे पहला पॉइंट में तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट होना कंपलसरी है, ठीक। जैसे कि चावल मिलेगा और तुम्हारे पास रोटी मिलेगा और उसके साथ साथ तुम्हारे पास किसके में अंतर्गत मिलेगा, आलू में। ये सब में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। दूसरा तुम्हारे पास कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कंपोनेंट देखा जाए तो प्रोटीन भी, प्रोटीन किससे मिलेगा, जितनी भी दाल वगैरह होती हैं प्रोटीन से मिलता है। वसा, वसा यानी फैट, जो घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, उससे काम मिनरल, विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे अलग अलग विटामिन होते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, डी की कमी से स्ट्रांग हड्डियां जो स्ट्रांग हो रही खराब हो जाती। तो अलग अलग तुम्हारे पास बनाने के लिए हमें, ठीक है, विटामिन और मिनरल दोनों की आवश्यकता पड़ती है जो बैलेंस डाइट में उपलब्ध होता है। फाइबर है, जो हम खाना खा रहे हैं तो सलाद बहुत कंपलसरी, क्यों, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्या कर देता है, स्मूथ बनाने में मदद करता है, कौन, फाइबर, ठीक है। सलाद नहीं खाएंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, ठीक। तो इस तरह बैलेंस डाइट नियंत्रित करना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका वेट नियंत्रित हो जाएगा। तो वेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी क्या होती है, बैलेंस डाइट पे होती है। रोगों से बचाना, रोगों से यानी हमें बचाना है किसी भी पर्सन को, रोगों से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, बैलेंस डाइट का उपयोग करेंगे। मेंटल कामा फिजिकल हेल्थ को मस्त करने के लिए, जैसे देखिए कहते हैं, ठीक है, रोगों से बचना, मेंटल तथा फिजिकल हेल्थ को मस्त रखने के लिए, वेल रखने के लिए, जरूरी रखने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ, मतलब कोई भी बंदा है उसे प्रॉपर ग्रोथ करना है, ठीक है, उसका मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, बॉडी पूरी अच्छे तरीके से ग्रोथ होना चाहिए। तो इन सब को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बैलेंस डाइट की होती है। तो अब मान लेते हैं बैलेंस डाइट आएगा, देखिए क्वेश्चन में दे रखा 60 नोट ऑन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट पे हमें 60 नोट लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस डाइट के ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक। बैलेंस डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको लिखें, बैलेंस डाइट से एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है उसको आप लिखेंगे, तब जाके आपका 3 नंबर सिक्योर होगा, ठीक। ये होगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इधर पे आते हैं। कह रखा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या होता है, मिलेनियम डेवलप मैनेज करने की जिम्मेदारी तुम्हारे पास इसी पे होती है, उसी को मिलेनियम डेवलपमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, मिलेनियम डेवलपमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2000 में निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत 8 गोल साइन किए गए थे। 8 गोल मतलब 8 कोई पॉइंट थे, उस पर साइन किए गए थे कि हर देश, एक्चुअल में हर देश को क्या करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी देश इसको यदि फॉलो करता है तो उसकी जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, लोग अच्छे से सब काम करेंगे, भूखमरी कम होगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने से हम बच जाएंगे यदि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यदि फॉलो करते हैं तो क्या लिखा रखा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2000 में निर्धारित किया गया था, मतलब 2000 में निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत 8 गोल साइन किए गए थे, मतलब टोटल 8 गोल साइन किए गए थे। अब वो कौन कौन है इनके बारे में समझिए। लिखा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट डिक्लेरेशन के अनुसार देखा जाए तो क्या कैसे हो रहा है। देखिए अपने में देखा जाए तो यानी डिक्लेरेशन, विश्व के नेता गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, पर्यावरण यानी तुम्हारे पास क्षरण, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब कोई भी तुम्हारे पास लीडरशिप हो तो वो गरीबी से मजाक नहीं उड़ा सकता, ठीक। यदि आप थोड़ा सा नेता पद पे हो गए हैं तो उन्हें हर सुविधाएं देना किसको, गरीब को, जो उन्हें चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भूखमरी, ठीक है, भूखमरी तुम्हारे पास कम करना, क्यों, क्योंकि भूखमरी यदि कम होगी तो लोग एजुकेट होंगे, लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होनी चाहिए। अशिक्षा, अशिक्षा मतलब क्या होगा, कोई शिक्षा से वंचित ना हो, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में क्या करना चाहिए कि कम से कम वो थोड़ा बहुत शिक्षित बने रहें, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा देना बड़ी ज़रूरी है। अशिक्षा को हटाना, ठीक। और तुम्हारे पास बीमारी, बीमारी क्या होगी, जैसे अभी देखिए बीमारी आई थी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती जो पूरे देश को बर्बाद करके चली जाती हैं,
ठीक है। तो उन सब को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक, बीमारी हो गया, पर्यावरण, ठीक है, ये गुड मॉर्निंग भाई। पर्यावरण क्षरण मतलब है पेड़ पाट को, यानी पेड़ वगैरह को नहीं काटना, अपने एरिया में ज़्यादा ज़्यादा पेड़ का डेवलपमेंट कराना, लगाना है, जिससे हमारा वातावरण मेंटेन बने रहे। ठीक है, हाँ, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब क्या दे रखा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की का मुलाकात तरीके मुकाबला करने के लिए प्रतिबंध। मतलब आप क्या कर सकते हैं, उनसे इन सब के बारे में अच्छे से क्या करेंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, तभी हमारे पास मिलीनियम डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये हो गया उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। टोटल याद रखना 8 गोल साइन किया गया, 8 गोल में से आप कोई भी मिस नहीं कर सकते। ये कभी मिस कर दिए तो आपका नंबर कट जाएगा भाई। देख लीजिए कैसे क्या होता है। 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो सामने दिया गया है, ठीक है, 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल दिया गया है। अब इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनिए, एक बाई एक स्टेप करके लिखिए। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, लिखा अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाना, मतलब अपने देश से जो गरीबी है उसको हटाना और भूख को मिटाना। देखिए गरीबी जब हटेगी तो लोग काम करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी जब बहुत सारा काम करेंगे और भूखमरी क्या कर देंगे, अपने मिटा देंगे। अब तो सोच सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर देते हैं, बिना खाने के ही रात में ही सो जाते। तो आपसे अनुरोध है, खाना आपको जितना मिले उसकी रिस्पेक्ट किया करिए। ठीक है, क्योंकि आप यदि खाना खा रहे हैं तो समझ लो कितना बड़ा प्रोसेस हो, किसान करके आपको एक रोटी दे रहा है। ठीक है, हम सब लोग किसान के भाई ऑलरेडी किसान ही हैं, इसमें हम सब करते हैं। अब तुम सोचो गेहूँ कैसे, गेहूँ बोया जाएगा, पूरा 4-5 महीना उसे पानी दिया जाएगा, खाद पानी सब कुछ, फिर उसे दबाया जाएगा इतनी गर्मी में, मतलब तपती गर्मी में उसे दबाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करता, गेहूँ मिलेगा आपको तो गेहूँ मिलेगा तो उसकी इज्जत नहीं करेंगे। लिखा अन्ना का अपमान नहीं। हाँ, जैसे अभी हमारे गांव में छोटे छोटे लोग रहते हैं, ठीक है, तो कहते हैं अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम सब लोग देखिए जाति हुई वही सब्जी वाली, तो एक्चुअल में करते क्या, अभी हम सब लोग वो जूता या चप्पल पहन के कभी खेत में चले जहाँ कोयला होता, सब्जी बोया रहता, तो हमारे मम्मी पापा डांटते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए वही श्रृंगार है, उनकी वही दुकान है, वही सब कुछ है। अब तुम सोच सकते हो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें पैर पे चप्पल पहन के नहीं जा सकते, इतना वो काम करते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए भोजन की। तो ये लिख रखा तुम्हारे पास, अत्यधिक गरीबी तथा भूख को मिटाने की जिम्मेदारी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक, दूसरा तुम्हारे पास लिखा है सर्वजन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है हर देश में क्या कर देते हैं, बेसिक जानकारी उन्हें होनी चाहिए, इसलिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें सर्वजन, हर एक व्यक्ति क्या कर सकता, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक, और चौथा प्राथमिक शिक्षा मतलब बेसिक लेवल पे। अभी देखें केरला पे देखा जाए तो अपने भारत का सबसे एजुकेटेड स्टेट है केरला। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी हमारे साल कोई हमारे गांव के लोग रहते हैं, टाइल पत्थर वगैरह काम करते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि एजुकेटेड स्टेट बोला जाता है। ठीक, तो ये होगा। दूसरा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता मतलब जो हमारे पास मेल है और फीमेल में हमें भेदभाव नहीं करना। ठीक है, फीमेल में भेदभाव नहीं करना। अभी देखो स्लोगन पढ़े होंगे छोटे क्लास में, ठीक है, बहुत बट यहाँ तो इकोनॉमी सही नहीं है। हाँ, क्या किया जाए। अब लिखा तुम्हारे पास लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बट अपने यहाँ देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे छोटे क्लास में, हम जब क्लास 6 में थे सरकारी स्कूल में पढ़ने गए तो वहाँ पर लिखा रहता लड़की लड़का एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब मैनेज करने की जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है ठीक, अब ये क्या तुम्हारे पास लिखा नेक्स्ट में, यानी बाल मृत्यु को, ठीक है, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, बाल मृत्यु दर को मतलब फीमेल को ऐसा हमें मेंटेन करना है कि फीमेल हेल्दी रहे। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में क्या करें, न्यूट्रिशन वगैरह, जिससे बेबी हेल्दी रहे, जिससे आराम से डिलीवर के बाद वो मरे नहीं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन वगैरह उसे देला, तो बाल यानी देखो क्या लिखा, बाल मृत्यु पर दर को कम करने के लिए, इसीलिए देखिए भोजन भी क्या होगा, देखिए उसमें भी भोजन आपको मिलने लगा, हम मोल्टिंग करना पड़ेगा। मम्मी के स्वास्थ्य में क्या करना पड़ेगा, आपको सुधार करना पड़ेगा। 3 तो लिखवा नहीं किए भाई, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है ठीक, अब इसमें क्या होता है, मातृ यानी स्वास्थ्य में सुधार। यदि देखा जाए तो जिस देश की नारी स्वस्थ है उस देश को, ठीक है, बेबी भी स्वस्थ है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, अब लिखा मातृ को स्वस्थ रखेंगे तो बेबी अच्छे से डेवलप होगा। छठा नंबर देखा जाए तो तुम्हारे पास पर्यावरणीय स्थिर सुनिश्चित करना,
मतलब पर्यावरण को स्थिर रखना, अब उसको स्टेबल ही मेंटेन करना, कि नहीं को काटते जाएं, ऐसा नहीं करना है, यदि केवल हमें पेड़ लगाना है। नेक्स्ट में 7वां नंबर क्या दे रखा है, 7वां नंबर दे रखा विकास के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप की विकास यानी विकसित करना, विकास के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप करना। पार्टनरशिप मतलब क्या होगा, जैसे आप बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे वो क्या लगा सकते हैं, अभियान चला सकते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग मेंटेन रहे। ठीक, लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इसको HIV कामा, एड्स कामा, मलेरिया तथा अन्य बीमारी रोगों से लड़ना, जैसे प्रोग्राम चलाया जाता है, बहुत सारे भी देखेंगे प्रोग्राम चलाया जाता है, तो उन्हें बताया जाता है कि HIV एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर में उसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि एड्स ऐसे फैलता है, आपको ये सावधानियाँ बरतनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सार्स के बारे में। क्या दे रखा है, सार्स स्टैंडर्ड फॉर, यानी सार्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सार्स क्या होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे सिम्टम्स होते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। देखिए, सोशल फार्मेसी में कोई बीमारी आए तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, इसका कॉजेटिव एजेंट लिखेंगे, ट्रांसमिट कैसे होता, साइन और सिम्टम क्या होता है, और प्रिवेंट कैसे इसे तुम बचा सकते हो। ठीक, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। सार्स का स्टैंडर्ड फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। प्लीज़ इसे आप यहाँ याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि अभी MCQ में बहुत सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में। फुल नेम आप इसी पेपर में फुल नेम आप तो तुम्हारे पास सार्स का फुल नेम क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है। सार्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस के करने से होता है। इन्फेक्शन ड्यूरेशन भी, ठीक है, इन्फेक्शन ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं कि एक्चुअल में कितने दिन तक रहता है, ठीक, वो डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे, बट लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर लिखा सार्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस के कारण से होती है। किसके कारण से होती है, वायरस के कारण से होती है। अब कौन सा वायरस, जब सुने होंगे कोरोना वायरस। ठीक, सार्स कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन वर्जन माना जाता है। जो सार्स आया था ना, ठीक है, अब पहले देखो, पहले ही कोरोना आ चुका था। जैसे हमें फीवर होता है ना, तो हमें राइनोमास प्लस में कोरोना वायरस बहुत कम मात्रा में होता है, बट जब कोविड-19 आया था तो कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेंट डेवलप करके आया था बहुत ज़्यादा। तो लिखा सार्स कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेनिंग वर्जन माना जाता है। सार्स मुख्यतः रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक को इन्फेक्शन करता है, और कहीं नहीं, जैसे तुम सार्स को उठा खा लो, पेट में चलेगा तो HCl उन्हें मार देगा, बट हमारे नाक के थ्रू, ठीक है, किसी रिस्पायरेटरी ट्रैक में, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाएगा तो बड़ी तगड़ा इन्फेक्शन करेगा। तो ये होता है तुम्हारे पास यहाँ। अब कॉजेटिव एजेंट तुम्हारे पास क्या होता है, मेनली कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कोरोना वायरस फैमिली के अंतर्गत जितने भी तुम्हारे पास आते हैं वो सार्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यह वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब जो एक तुम्हारे पास मान लेते कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पर्सन है A और दूसरा पर्सन है B। तो A वाले पर्सन को मान लेते वो इन्फेक्टेड वो इसे इन्फेक्शन हुआ, और ये पर्सन तुम्हारे पास क्या हो गया, हेल्दी है, तो इसके कांटेक्ट में आएगा, चाहे छींकने से आएगा, चाहे हाथ मिलाने से आएगा, चाहे कोई इसका ऑब्जेक्ट यूज करेगा, तो सार्स इसके शरीर का हैंड शेकिंग मतलब हाथ मिलाने से, ऑब्जेक्ट की अदला बदली करने से, ऑब्जेक्ट की अदला बदली से तुम्हारे पास है, ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट की अदला बदली, जैसे हमारे एक ही रूम में रह रहे हैं तो आप टावल यूज कर लिए, उनका साबुन यूज कर लिए, कपड़ा यूज कर लिए, मास्क यूज कर लिए, तो ये सबसे क्या होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। सिंपल सा सार्स कोविड-19 तुम सब जो सिम्टम साइन देख रहे हो तो वही तुम छाप दो यहाँ पर। ठीक, अब साइन एंड सिम्टम क्या देख रहे थे, हाई फीवर एंड कोल्ड, मतलब उन्हें ठंडक के साथ बहुत तेज बुखार होता था, खांसी आती थी बहुत तगड़ी। अब यानी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, मतलब सांस लेने में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सिर्फ सांस सही से नहीं ले पाएंगे, तो ये सब कारण हो सकता है। मसल में पेन होगी, जो मतलब जितनी मसल रहेंगी ना तो पता चलेगा पूरी हड्डी मसल में टूट रहा है, तो उसमें भी तगड़ा पेन होगा, ये किसके कारण से हो सकता है। अब बचाव देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो सकता है, बचाव में देखा जाए तो हाथ को साबुन से धुलें, प्रॉपर हाथ को साबुन से धुलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ये सब संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, या किसी भी डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें करिए फार्मासिस्ट का रोल भी एक एजेंट है, तो इसमें सबसे पहले सार्स के बारे में लिख देना, कॉजेटिव एजेंट लिख देना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और बचाना, बस इतना बहुत है। ठीक, जब कोई बीमारी आए, यदि मान लेते कहेगा और लॉन्ग में रहेगा तो आप लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए, लॉन्ग में क्योंकि हमें बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन को, उन्हें पॉइजन हो गया। ठीक, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बसिया चाहे खाना खाएंगे, चाहे दूषित खाना खाएंगे, या आपके खाना
दिया वो खाएंगे। इसीलिए देखिए खाने को कभी भी रखिए, जैसे हमारे शाम को खाना बचा सुबह हमें खाना है तो उसे प्रॉपर ढक वगैरह के रखेंगे, नहीं नहीं तो क्या होगा उसमें फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया वायरस फंजाई बहुत सारे क्या होगा उसमें ग्रो हो सकते हैं और उसे डैमेज कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब देखिए खतरनाक चीज़ें होती हैं। बैक्टीरिया से मजाक नहीं, बड़ी भयानक टाइप में बीमार करती हैं। तो क्या लिखा, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को फूड बर्न डिजीज भी के नाम से जाना था। फूड बर्न डिजीज मतलब फूड से पैदा होने वाली बीमारियां, उसे फूड बर्न डिजीज कहते हैं। फूड पॉइजनिंग ठीक है, हाँ भाई कॉन्टेक्ट करिएगा, प्रीवियस का क्वेश्चन आंसर सारा मिल जाएगा। ठीक है, लिखा फूड पॉइजनिंग तब होता जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन, पानी आदि और यानी पदार्थ का सेवन से बीमार हो जाता तो उसे फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। सिंपल सा, फूड पॉइजनिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन कर रहा है। दूषित भोजन वो चाहे बैक्टीरिया से दूषित हो, चाहे वायरस से, चाहे फंजाई से, किसी भी चीज़ से दूषित हो, और पानी यदि खराब पी रहा है तो उसके सेवन से क्या होता है, उसके उपयोग से क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, पैरासाइट के द्वारा फूड में पॉइजन उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब ये सब जाते हैं और वहाँ पर पॉइजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अभी देखा जाए तो आपके ठीक है, आपके किचन में क्या है काकरोच है तो प्लीज़ उसे आप रिमूव करिए, क्योंकि वो सब बहुत खतरनाक होते हैं भाई। ठीक है, जो बीमारी काजेज करने में बहुत खतरनाक काम करते हैं। आप जैसे भोजन जहाँ खा रहे हैं मक्खियाँ ना बैठनी चाहिए। मक्खी बताओ कहाँ कहाँ बैठ के खा रही है, जहाँ टॉयलेट हो गया, कहीं आप थूक दी हैं वहाँ पर बैठ के फिर आपके भोजन पर बैठ जाती है, तो वो बहुत तगड़ा ट्रांसमिशन करने का काम करती है, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये हो गया आपके फूड पॉइजनिंग। कौन कौन से काजेटिव एजेंट हैं, बैक्टीरिया में देखा जाए सोलमेनिला फैमिली के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होते हैं, जितने भी आते हैं सभी ही पे आते हैं। कोलेरा देखा जाए होने वाला है, ठीक। कॉलरा वाले जितने तुम्हारे पास हैं डेली क्लास चलती है, ठीक। फंगल में देखा जाए तो एस्परजिलस फंगस आता है। पीसी जाती जो फंगस होती है जो फूड को बहुत तेला सड़ाने का काम करती है। देखेंगे कभी कभी ब्रेड पे सफ़ेद सफ़ेद फफूदे लग जाते हैं, यही होता है। पैरासाइट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, क्रिप्टोस्पोरोर, ठीक, स्पोरोडियोसिस होता है, इसके कारण से आपको हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास वायरल में हेपेटाइटिस कहते हैं ना, तुम्हारे पास हेपेटाइटिस ए एंड बी, इसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स देखा जाए तो क्या होते हैं, कैसे तुम जानोगे किस पर्सन को फूड पॉइजनिंग होगा। पेट बहुत तगड़ा दर्द करेगा, सबसे तेज पेट दर्द करता है, उसके बार बार आपको वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, थकान होगी। अब बताइए वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, ठीक, ऊपर नीचे दोनों से पानी आपका लॉस हो रहा है तो आपको थकान होगी, आप क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये साइन ऑफ सिम्टम दिखे तो समझ लो फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, पहले घर पे रहें तो ORS का घोल प्रॉपर देना है, जिससे हमारा वोमिटिंग और डायरिया से जो पानी का जो पोर्शन है उसे रिहाइड्रेशन बनाए रहे, उसके अंदर पानी के लेवल को मेंटेन करते रहें। ORS का सेवन देना, अधिक मात्रा में पानी देना, यानी जूस वाली चीज़ें उन्हें ज़्यादा खिलाना है, ठीक। उसके साथ साथ बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, सिफेक्जिन हो गया, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, तो बहुत सारे दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। अब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन से एक्चुअल में इन्हें दवाइयाँ देनी है। इलेक्ट्रॉल का लेवल, ठीक है, मांगता है, यस, इलेक्ट्रॉल भी इन्हें क्या कर सकते हैं, लिए दे सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग में पानी के लिए द्वारा क्या कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक, काजेटिव एजेंट लिखेंगे, बैक्टीरिया से होता, फंजाई से होता, वायरस होता, एक दो नाम याद रखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। साइन एंड सिम्टम से आपको यही लिखना पड़ेगा, लास्ट में आपको ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इतना आपको करना ही करना पड़ेगा फूड पॉइजनिंग में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है फिलेरियासिस। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से समझते हैं इसके बारे में, ठीक, क्या बोल दिया है, कहाँ चला गया भाई, फूड पॉइजनिंग। अब उसके बाद वैक्सीन हमें पढ़ना है जी। 5वें नंबर क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, वैक्सीन दे रखा है, ठीक। अब वैक्सीन देखा जाए तो आपको लॉन्ग में ही पूछा था, वहाँ से हम आपको पढ़ा देते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है। हमें क्या बताना है, वैक्सीन की डिफिनेशन लिख देना, टाइप ऑफ वैक्सीन लिख देना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए वैक्सीन की डिफिनेशन आप इतना लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो वैक्सीन हेडिंग डालेंगे भाई, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हमारे पास वैक्सीन है, तो वैक्सीन डिफिनेशन आप ऐसे हेडिंग डालेंगे। अब वैक्सीन क्या होता, कहते हैं उनको वैक्सीन लग गया वो बीमार नहीं पड़ेंगे, कहते हैं कोविड का वैक्सीन लगौला कि नहीं, कोरोना का वैक्सीन लगवैला कि नहीं, तो सिंपल सा वैक्सीन वही होता है बस। लिखा है वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी भी एनिमल से
जिंदा पकड़ के डाल दिया जाता है आपके शरीर में, या मार के किल करके हमारे शरीर के अंदर इंटर करा दिया जाता है। तो लिखते बायोलॉजिकल, एक तुम्हारे कहाँ चला गया जी। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो शरीर को विशिष्ट बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब प्रणाली को एक्साइटमेंट करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं, कि ये हमारे शरीर के अंदर बूस्ट करता है, ठीक है। और हमारे शरीर को उस बीमारी से होने के लिए एक फोटोकॉपी हमारे शरीर में दी जाती है, तो एंटीबॉडी बना के हमारे शरीर में वो बचने का काम करता है। तो वैक्सीन एक ऐसा दवा है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब शरीर में हो जाएगा कितने कब लाइव आते हैं वो आपको ग्रुप में डेली नोटिस कर दिया जाता है भाई। इस समय डेली क्लासेस चलेगी भाई, क्योंकि बहुत तेज़ी से हमें कवर करना, इस महीने के लास्ट तक हमें पूरी तरह से कवर कर देना। अपना 9 दिन जो बचेगा उसे पूरी तरह से रिवीजन में झोंका जाएगा, ठीक है। वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो यानी शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है। वैक्सीन क्या दे रखा, शरीर में रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। क्या कर देती है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। देखिए अब देखिए हमारे शरीर में यदि एंटीबॉडी बन चुकी है तो कोई भी बीमारी आएगा तो उससे हमारी आप बॉडी आराम से लड़ लेगी, ठीक। तो वही लिख रखा है वैक्सीन हम यानी वैक्सीन शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या बना देती है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। बताइए एंटीबॉडी यदि बन गया है तो हम अटैक कर सकते हैं आराम से। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन मेनली 2 तरह के होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दूसरा एक्टिव फॉर्म में होता है, या कहीं क्या लिखा रहता है लाइव एनु, ठीक, एटूने यानी एनुटुएटेड लिखा रखा, दूसरा लाइव एटीन, ठीक है। अब तुम्हारे पास इनएक्टिव यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है। अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, सिंपल सा, बैक्टीरिया लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं जिससे वैक्सीन बना, उसे किल कर देते हैं, किल करके इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक। इनएक्टिवेट करके हमारे शरीर के अंदर इंटर करा देते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। बैक्टीरिया में देखा जाए तो थायराइड होती है, जो तुम्हारे पास थायराइड होगी, कलरा होगा, प्लेग होगा, इन सब का भी वैक्सीन बना दिया गया है। रेबीज में देखा जाए तो क्या होगा, रेबीज बना सकते हैं यहाँ पर। रेबीज जो कुत्ते काटने से होता, तो सोच सकते हो कितने महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेबीज का टीका बना दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो यही सब एडवर्ड जेनर जो वैक्सीन की डिस्कवरी हो तुम्हारे पास, ठीक है, ये सब किए थे। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जिसने किया था, ये सब हमारे लिए बहुत महान, मतलब भगवान से भी बदतर है। अब तुम सोचो एंटीबायोटिक न रहती, पेंसिलिन वगैरह न रहता तो कितना लोग, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हारे पास ये सब भगवान के दर्जे पर समझिए हो सकते हैं, ठीक। नहीं कहते हैं हमारे लिए भगवान है जो क्या करते हैं, ठीक है। यदि एडवर्स कंडीशन में आप ऐसे खराब स्थिति में रहे, जो आपकी मदद करते वही आपके लिए भगवान हो सकता है। एक्चुअल में होता हो सकता है क्या, ठीक, ये होता। एक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया जिसे हम BCG बोलते हैं, BCG टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है। वायरल में तुम्हारे पास पोलियो हो जाएगा, तो वैक्सीन की आएगा तो इतना 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 तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया, फिलेरियासिस दिया गया है। अब फिलेरियासिस में क्या पूछा है, फिलेरियासिस को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब फिलेरियासिस क्या होता है, सुनेंगे किसी पर्सन को फिलेरिया होगा, गेटिंग गोड़ ऐसे हाथी के पाँव की तरह हो जाता है, पूरा मोटा चौड़ा हट्ठा कट्ठा हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस बोलते हैं। फिलेरियासिस का आमतौर पर हाथी पाँव कहा जाता है, यानी फिलेरियासिस को आमतौर पर, ठीक, आमतौर पर हाथी वाला पाँव बोला जाता है, हाथी पाँवा बोला जाता है। यह एक ट्रॉपिकल डिजीज है जो फलेरिया वर्म से होता है। ट्रॉपिकल डिजीज मतलब क्या कर देता है, ये हमारे शरीर के अंदर इंटर नहीं करता है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी ये बोन है, ठीक है, देखिए ये हमारी बोन है, इसके ऊपर ऐसे मसल रहते हैं, तो ये न तो बोन के अंदर जाता है न मसल के ऊपर जाता है, यहीं पर हमारे पास क्या कर देता है, मसल और बोन के बीच में ही ग्रो करता है और इसकी साइज को क्या कर देता है, बढ़ाता चलता है। इसलिए देखेंगे पूरा पाँव फूल जाता है, इसीलिए ट्रॉपिकल डिजीज बोला जाता है जो फलेरिया वर्म से होता है। फलेरिया एक तरह का वर्म, जैसे निमेटोड केचुआ नहीं होता, उस तरह बच्चे तो कहते हैं हमारे पेट में कीड़ी पड़ गई, तो उसी टाइप में होता है, ठीक, ये हो गया। अब इसका काजेटिव एजेंट तुम्हारे पास क्या होता है, इसके पैरासाइट नीमेटोड होते हैं। पैरासाइट नीमेटोड क्या होता है, पैरासाइट ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। इसमें बाउचेरिया बनकफ्टाई आता है, बुगेरिया मेलाई आता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास दो होते हैं, यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, विरुजी यानी विरुगिया टी मैरी आता, तो ये तुम्हारे पास हो गया। मेनली तुम्हारे पास यही कॉजेज करता है, बाउचेरिया बनकफ्टाई,
ठीक है। बाउचेरिया वन कप्टाई ये खतरनाक तरह का फिलेरियासिस डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपके सामने क्या बोलते हैं, इतने हो गए। अब एक जगह से दूसरे पर्सन में कैसे जाएगा, इसके लिए होता कि एक तरह का मॉस्क्यूटो होता है। इस मॉस्क्यूटो का पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। अब मान लेते हैं कोई एक बंदा है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई बंदा इन्फेक्टेड है। अब इसको मच्छर काटेगा तो उसके ब्लड में उससे, ठीक है, उसका लार्वा कौन, बाउचेरिया बनकर टाई का लार्वा, ठीक है, लार्वा उसके ब्लड के अंदर सक कर लेगा। अब वो जब हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये लार्वा इसके शरीर के अंदर इंटर कर जाएगा। तो इसके कारण से उन्हें क्या होगा, बाउचेरिया बनकर टाई हो सकती है, यानी फिलेरियासिस हो सकती है। तो वही लिख रखा है, ये मंसोडोइस मॉस्क्यूटो के काटने से इन्फेक्शन पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है। इसीलिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ेगा। सर कहेंगे पैर में होता, पैर में बोरा का, ठीक है, चट्टा पहन लेंगे किसी भी तरह से रहेंगे तब तक हमें, ठीक है, जिससे हमें मच्छर न काटे। तो ये सब कर लेंगे, ठीक है, चट्टा ओढ़ लेंगे, ठीक है, बोरा पहन लेंगे कि मच्छर न काटे। ठीक है, ये सब हम बचाव करेंगे। बचाव में क्या करेंगे, मच्छरदानी, ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपने अगल बगल साफ सफाई रखेंगे जिससे ये वाला मच्छर न पनपे। सिंपल सा मच्छर पनप न करे, क्योंकि मच्छर बहुत सारी बीमारी कॉजेज करते हैं, तो ये सब पनपे ना। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ऑफ फिलेरियासिस को ट्रीटमेंट करने के लिए DEC की कैटेगरी की दवा दी जाती है, डाई इथाइल कार्बामाइजिन नामक दवा दी जाती है, जो हमारे पास क्या करती थी, उस टैप वर्म को, ठीक है, टैप वर्म को नहीं, यानी निमेटोड को मारने का काम करती है। बताओ, जब मार ही जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास लिखा आइबरमेक्टिन प्लस में अल्बेंडाजोल का उपयोग करिए, जो निमेटोड को मारने का काम करेगा। एंटी हेलमिंथ ड्रग्स का उपयोग करिए, एंटी हेलमिंथिस मतलब जो हेलमिंथिस को मारे, ऐसी दवा प्रयोग करना। बट कभी कभी देखा जाए तो सर्जिकल केस में इसे रिमूव किया जाता है। मान लेते इस एरिया में ना, इसको पूरी तरह से कट करके, ठीक है, पूरी तरह से कट करके जितने भी निमेटोड वगैरह रहते हैं सबको हटा दिया जाता है, और उसके लिए बहुत सारी एंटीबॉडी और रिकवरी दवाएं चलाया जाता है, जिससे जल्दी से जल्दी वो बंदा रिकवर हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, तो फिलेरियासिस आएगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फिलेरिया का इंट्रोडक्शन, काजेटिव एजेंट एक याद रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं, बट ये कि आप याद रखिएगा, मोड ऑफ ट्रांस है, बस इतना लिखेंगे। बचाव में मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, अपने अगल बगल साफ सफाई रखेंगे, अपने पैरों में देखेंगे वो नहीं आता मच्छर का रिप्लिकेंट आता, आप पाउडर के फॉर्म में तथा लिक्विड के फॉर्म में आप लेंगे, तेल की तरह पैर में लगा देंगे, जिससे मच्छर आपको काटेगा नहीं, ऐसा हो सकता है। ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, DEC के नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, आइबरमेक्टिन तथा अल्बेंडाजोल का प्रयोग कर सकते हैं, या एंटी हेलमिंथिस दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है इम्पोर्ट। ठीक है, ये देखिएगा इम्पोर्टेंट है भाई, सॉरी ब्रदर्स, इसको आप सही कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट TENT है। क्या लिख रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट, दूध पिलाती, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, रूरल एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा हेल्थ इम्प्रूव गांव के, हाँ ये भी करवा सकते हैं भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंस लिख देना, TANCE हो जाएगा, इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब काहे जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। अब बताइए, मम्मी यदि निप्पल से पिलाएंगे तो उस पर खतरा होने का चांस हो सकता है निप्पल से, क्योंकि बेबी छोटा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो हम यदि बॉटल से पिलाएंगे तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए बेबी को क्या कर दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता क्या है, कोई भी फीमेल मतलब कोई भी मदर अपने मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, ये मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस, ठीक, अपने मेमोरी ग्लैंड से बेबी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी ब्रेस्ट फीडिंग की होती है। ठीक, क्या लिख रखा है, ब्रेस्ट फीडिंग वह प्रक्रिया जिसमें मदर अपने बेबी को अपने स्तनों से दूध पिलाती, याद रखना, जो बहुत ही सूटेबल है। तुम सोच सकते हो एक माँ का, ठीक है, प्यार कैसा होता है, उसको कभी पूरी ज़िंदगी तुम इतना उधार है कि तुम चुका नहीं सकते, बट शादी होती है, लोग बड़े होते हैं, मम्मी को ही साइड कर देते हैं, बड़ी बुरी बात है। ठीक है, अब कहेंगे, ठीक है, अब क्या लिखें, ये बेबी के लिए पहला तथा सर्वोत्तम आहार माना जाता है। ये बेबी के लिए देखा जाए तो सबसे पहला तथा सर्वोत्तम आहार माना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो आपके सामने दिया गया, क्या क्या चीज़ दोबारा बोलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग किसे बोलते हैं, कोई भी मदर अपने बेबी को जब स्तन से दूध पिलाती है, ठीक है, दूध से पिलाती है तो क्या कर देते हैं, उसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। हाँ, डिजीज से भी बचाया जा सकता है। ठीक, ये हो गया यहाँ से इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी दोनों के लिए ज़रूरी है, बेबी के लिए भी लाभदायक है और मदर के लिए भी लाभदायक है। तो सबसे पहले समझते हैं बेबी के लिए लाभ।
मतलब बेबी को क्या करेगा, संपूर्ण पोषण मिलेगा, चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, सब कुछ उन्हें प्राप्त अमाउंट में मिल जाएगा कि प्राप्त अमाउंट में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं मम्मी, ठीक है, इनसे प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देगा, मतलब वो जो बेबी रहेगा वो रोगों से लड़ने में मदद कर आराम से बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा तो मम्मी के दूध में क्या होता है, बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल तथा एंटीजन एंटीबॉडी होती हैं जो क्या कर देती हैं, हमें बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इसीलिए बोला जाता है ना, मम्मी का पहला दूध बच्चों तो कम से कम अब 6 महीना पिलाई ही, ठीक है। अब बहुत सारे ज्ञान देंगे कि सर हमारे पटदार में है, ये कब पिएबा नहीं करिए, हमेशा नेपुल से पियाएं, तो अलग बात है भाई, ठीक है, ना होना तो अलग बात है, ठीक है। अब इससे बहुत सारी फीमेल को भी, जो मदर हैं उनको भी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक, इसीलिए पिलाना कंपलसरी है, ठीक है। वही लिखा रखा, बेबी रोग, तुम्हारे पे बेबी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। पाचन में आसानी होती है, पाचन मतलब जो भी भोजन खा रहे हैं उसको आसानी होती है, जो बेबी आराम से ले रहा है, ठीक है। फिर क्या दे रखा, शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायता हो, बेबी क्या होगा, उसका मानसिक विकास तगड़ा रहेगा, शारीरिक विकास हिस्ट पुष्ट रहेगा, क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है। उसका आईक्यू लेवल, मतलब बेबी बढ़ जाती है। तो ये बेबी के लिए लाभ है, यानी मम्मी के लिए क्या लाभ है, सबसे गहरा भावनात्मक संबंध बनेगा। अब तुम सोच सकते हो बेबी कितना भी, मम्मी कितना भी चीज कर ले, बेबी तुरंत पहचान जाता है, एक उनकी आवाज से कितना स्ट्रांग है, ठीक, कितना स्ट्रांग इमोशन होता है। अब मम्मी को पहचानना, अब सोच सकते हो कितना होता है, ठीक। अभी देखो बेबी पैदा हुआ, किसी को नहीं पहचानता, बट ठीक है, बट उसमें देखा जाए तो अपनी मम्मी को तुरंत पहचान लेता है। तो उनके बीच में जो तुम्हारे पास संबंध होता है वो गहरा होगा आराम से। मदर को ब्रेस्ट फीडिंग से, मम्मी को ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग से क्या, यानी ब्रेस्ट फीडिंग यदि करा रही है तो ब्रेस्ट तथा ओवरी कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेस्ट में जो तुम्हारे पास क्या हो गया, राम राम भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या बोल रखा है, यानी क्या बोल दिया, ब्रेस्ट कैंसर तथा ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट मतलब उनका छाती का कैंसर, ओवरी मतलब जो तुम्हारे पास अंडे वाला है, ठीक है, जो निकाल रहा है यूट्रस के बगल में है, उसके कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो दूध के अंदर जो भी प्रोटीन वगैरह है या कोई एंटीबैक्टीरियल एंटीजन है, सब कुछ बेबी के अंदर इंटर करा दिया जाता है। तो बेबी यानी मम्मी भी स्वस्थ और बेबी दोनों स्वस्थ होते हैं, ठीक है। किसी अन्य तैयारी की आवश्यकता नहीं, अन्य तैयारी का मतलब क्या होगा, जैसे अभी हमें बॉटल फीडिंग करानी है तो प्रॉपर में दूध लाना पड़ेगा, डेली दूध लाना पड़ेगा, बॉटल को धोना पड़ेगा, गर्म करने पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। बट मम्मी इसमें क्या होता है, जैसे अभी काम कर रहे हैं, बेबी रोने लगा, उठा के तुरंत स्तन पकड़ा देती हूँ, अपना बेबी आराम से फीड कर लेता है। तो ये इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लैक्टेशन के समय 6 मंथ तक फर्टिलाइजेशन न होना, मतलब क्या, करीब कोई फीमेल है, बेबी बर्न करा दी, बच्चा पैदा कर दी, तो 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उसमें एक हार्मोन निकलता है जिसे लैक्टेशन पीरियड में, तो 6 महीने तक वो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब बताओ तुरंत बेबी हुआ 2 महीने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बेबी थोड़ा सा ग्रोथ किया फिर बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने तक जो भी तुम्हारे पास स्पर्म रहेगा फर्टिलाइज रहेगा, जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी पैदा नहीं। तो ये मम्मी इतना तुम्हारे पास ज़रूरी है और मम्मी के लिए तुम्हारे पास इतना जरूरी, ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, आपके सामने देखिए लिखा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। अब पॉल्यूशन क्या होता है, इसी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब हमारे, देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किसे कहते हैं, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल, मतलब हमारे वातावरण में कोई ऐसे अवांछनीय परिवर्तन हो जाए जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए खतरा बन सके, बीमारी बन सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। वो पानी में भी हो सकता है, ठीक, और तुम्हारे पास जल यानी पानी जल बातें कहिए भाई, सॉइल में हो सकता है, ठीक है, एयर में हो सकता है, नॉइज में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए नॉइज यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये मत सोचना कि हम यहाँ कागज़ फाड़ के फेंक दें तो पॉल्यूशन हो जाएगा, जब तक वो कागज़ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमार नहीं करेगा, डिजीज़ नहीं कॉजेज करेगा, तब तक वो पॉल्यूशन के अंतर्गत नहीं है। पॉल्यूशन बोलते क्या, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ये कईयों तरह के हो सकते हैं, इसमें सबसे पहला तुम्हारे पास एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कारण क्या हो सकता है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो सकता है,
यानी पेशेंट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो ह्यूमिनिटी के अंतर्गत आते हैं। तो दो में फार्माकोनोमी डिवाइड किया गया। पहला इकोनॉमी, पैसा के बारे में हम देखेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं, कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे। ह्यूमिनिटीज़ के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करेंगे। कहते नहीं इसके उसकी क्या, चलो पैसा लगता है बट बहुत तगड़ा दवाई करता है, जो हमारे पास बस्त होता है। ठीक, पेशेंट प्रिफेयर करेंगे, पेशेंट सेटिस्फाई है कि नहीं, इस सब चीज़ मैनेज करने फार्माकोनॉमी इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लागत को मिनिमम होना, मतलब जो भी हमारे पास लागत लगाए रहे मिनिमम मतलब ये नहीं कंपनी ड्रग्स थेरेपी, मतलब जैसे आप उसे दवा दे रहे हैं तो आप पेशेंट के जो तुम्हारे पास रिलेशन रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे, उनसे पूछेंगे भाई अच्छा ये दवा दे रहे हैं इतने की आएगी और इससे जल्दी बंदा रिकवर हो जाएगा, वो हो गया। मार्केट में हिस्सेदारी को बढ़ावा देना आप ही का काम करता है फार्माको इकोनॉमी। जब मार्केट में रहेंगे तो आप इकोनॉमी तो पैसा दवा करेंगे। ठीक, मार्केट वैल्यू को स्टेबल रखना, मार्केट वैल्यू को स्टेबल रखने का मतलब जैसे दवाइयाँ हैं तो पैसे के लिए नहीं धड़ाधड़ बेच रहे हैं, कुछ मानवता के भी देखा जाता है। तो ये कई ऐसे कारण हो सकते हैं। ठीक, तो ये उद्देश्य था इनका बारे में। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब इधर जितनी भी चीज़ें बोली जाएंगी पार्ट सी की तरफ, पार्ट सी में आप प्लीज़ यहाँ से आपको, यदि आप एक्टिव हैं तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे बैठे रहिए, आप था वाँचते रहेंगे, हम सुनते रहिए, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बट थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक, यदि जिस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको लिखना कंपलसरी है। क्या लिख रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड तथा वन सेंटेंस में आपको इस सब में देना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। वो MCQ भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, एक वर्ड में या 2 वर्ड में या सेंटेंस में भी हो सकता है। क्या लिख रखा, पहला क्वेश्चन लिख रखा है द मॉस्क्यूटो इंसेक्ट को मार रहे हो, इंसेक्ट को मार रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, इंसेक्टिसाइड बोला जाएगा, यानी पहले का सी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नोट करते चलते, यानी ये पहले का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द निगेटिव हेल्थ अफेक्ट द नॉइज पॉल्यूशन, मतलब कहीं इस एरिया में नॉइज पॉल्यूशन होगा तो आपके शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर तो बढ़वा करेगा, हियरिंग लॉस, लंबे समय तो सुनेंगे आप तो बहरा भी हो सकते हैं, स्ट्रेस तथा तुम्हारे पास हेडाक, ये भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मतलब स्ट्रेच करेंगे आपका सर दर्द करेगा, मतलब ऑल ऑफ दीज पे हो सकता है। तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए, लिखा द सब्सटेंस नीड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए तथा मेंटेनेंस के लिए जो ये सब जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूट्रिशन बोला जाता है। कहीं दिया है न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी तथा फैटी एसिड, तो न्यूट्रिशन उसे दिया जाएगा तो उसकी बॉडी ग्रोथ करेगी, उसे एनर्जी मिलेगी, रिपेयर मेंटेनेंस सब कुछ हो जाएगा। तो यानी तीसरे नंबर का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल, इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम यानी कि जो बर्थ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास बच्चा पैदा करने की क्षमता उसे कम किया जा सकता है। उसमें एक दिया जाता है इंट्रा यूटराइन डिवाइस होता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइस होता है, IUD दिया जाता है। तो यानी चौथे का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज द डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है। अब देखिए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, तो विटामिन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से विटामिन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब मान लेते विटामिन ए कहीं न लिखा रहे, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नेम लिखा रहे, तब भी आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये तो खत्म हो गया भाई। ठीक है, ये छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, छठा नंबर क्या पूछा रहा भाई तुम, क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कोहल बी, यानी क्या होता है, बी रेजेट, मतलब कि एल्कोहल में कौन मिला, क्या चीज़ मिलाया जाता, प्रोपाइल एल्कोहल मिलाया जाता, नो, मेथिल एल्कोहल नो, ये सैनिटाइजर में मिलाया जाता है, एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है जिसमें एल्कोहल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो यानी छठवें नंबर का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया, इसमें ध्यान से सुनिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉजेड बाई वाटर पॉल्यूशन, मतलब इसमें से कौन सा डिजीज है जो पानी के पॉल्यूशन के कारण से फैलता है। ठीक है, ऐसी बीमारी है जो वाटर बर्न डिजीज होती है, पानी यदि दूषित पिएंगे तब हो सकता है।
कंजाइटी तो आंख वाली बीमारी, इस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ये तो नहीं होगा। ब्रोंकाइटिस मतलब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास लंग्स वाली प्रॉब्लम है, तो ये सब तो नहीं होगा। डायरिया, यदि खराब पानी पिएंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। तो यानी 7वें का सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। कह दिया फैट सालबुल विटामिन आर, मतलब ऐसे कौन से विटामिन जो फैट में सालबुल होते हैं। फैट में तुम्हारे पास क्या होते हैं, ए डी ई के होते हैं। एडक आप याद रखिएगा, ये फैट सालबुल होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ये फैट सालबुल विटामिन होते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, बेरी बेरी डिजीज इज कॉजेज बाय ड्यू टू डिफिशियंसी। आप किसी पर्सन को बेरी बेरी डिजीज हो रहा है तो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो आपको बता देते हैं विटामिन B1 की कमी से। नहीं यदि एक्चुअल में याद रहे ना, विटामिन बी लिख सकते हैं, एक्चुअल में B1 की कमी से होता, जिसका वैज्ञानिक नाम तुम्हारे पास क्या होता है, थायामीन होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 10वां नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर क्या पूछ दिया, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉजेड बाय द बैक्टीरियम काल, मतलब टीबी किस बैक्टीरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। पीएससी देखे होंगे ना, पीएससी सुने होंगे। ठीक है, पीएससी का नाम सुने होंगे। पीएससी वो मारने पीटने वाले नहीं, यहाँ पर डॉक्टरी में सुने होंगे। तो पी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और एच से तुम्हारे पास हो जाएगा हेल्थ, और सी से तुम्हारे पास हो जाएगा केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर इसका फुल नेम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। आपको कमेंट में भी बहुत सारा क्वेश्चन बताना पड़ेगा भाई, भागिएगा नहीं, ठीक है कि नहीं, सब बैठे रहेंगे। 12 नंबर, फीमेल फर्टिलाइजेशन, क्या लिखा, व्हाट इज द फीमेल फर्टिलाइजेशन कार्ड, मतलब जब फीमेल फर्टिलाइजेशन होता, यानी क्या दे रखा, अकस एक्चुअल में बोलना चाहिए। व्हाट इज द फीमेल फर्टिलाइजेशन कार्ड, जब फीमेल फर्टिलाइजेशन होती है एक्चुअल में कहाँ पर होता है, तो क्या दे रखा है, व्हाट इज ए फीमेल स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब स्टरलाइजेशन कब होती है, तो उनकी जो ट्यूबरोक्टोमी, जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसके कट करके बाइंड कर दी जाती है, जिसे हम नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर नसबंदी में क्या लिखेंगे, ट्यूबर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ट्यूबरोक्टोमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबरोक्टोमी बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने इसे डिस्कवर किया था। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, फुल लिखना ना पड़ेगा। डी यानी डब्ल्यू से तुम्हारे पास वर्ल्ड, एच से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हेल्थ, और ओ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने इसका फुल नेम हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया व्हाट इज मीन ऑफ द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, एक सर्टेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन मेंटेन हो रही है, ठीक है, एक लंबे समय तक चल रही है, उसे डेमोग्राफी बोलते हैं। तो लिख रखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टैटिकली, ठीक है, स्टैटिकली स्टडी ऑफ, मतलब सिंपल सा ग्राफिक स्टडी लिखना चाहिए था। ठीक है, ग्राफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, ठीक है, उस ग्राफिक स्टडी, यानी ग्राफ पे स्टडी की जाती है कि सर्टेन एरिया में कितने आदमी रह रहे हैं। ग्राफिक स्टडी को तुम्हारे पास क्या बोला जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 नंबर, वर्ल्ड यानी एड्स डे एब्जॉर ऑन द डीच डेट, मतलब वर्ल्ड हेल्थ यानी एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 17 नंबर क्या पूछा, ये लिखा इबोला कैन बी क्योर, यस, इबोला को हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इबोला क्योर, यस, इसे हम कर सकते हैं। अब किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हम किस तरह का, ठीक है, उसको सपोर्टिंग दे रहे हैं। तो यानी तुम्हारे पास लिखेंगे डिपेंड अपॉन, यस, डिपेंड अपॉन, क्वेश्चन नहीं समझे लगता है आप, कह दिया इबोला कैन बी क्योर, इबोला को तुम क्योर कर सकते हो क्या, यस, हाँ कर सकते हैं। अब कैसे, सपोर्टिव केयर देंगे, ठीक है, प्रॉपर उन्हें केयर करेंगे, और उसके सामने तुम्हारे पास उसके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, इम्यूनी रिस्पॉन्स पर भी काम करता है। तो इन सब पे काम करेगा तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो इससे तुम्हारे पास हो जाएगा। अब इसको इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी तो इबोला वायरस को मार देगी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है,
18 नंबर क्या पूछा है, सार्स का फुल नेम लिख के दिखाना। अब इसको हम बताएंगे नहीं भैया, आप कमेंट बॉक्स में कितने लोग हैं जो लाइव हैं उतना लिख के दिखाते हैं। ये भी अभी बोले सार्स का फुल नेम क्या होता है, क्यों सार्स पे टॉपिक पूछा हुआ था। देखिए साफ साफ हम स्टार्टिंग में ही बताए थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए शॉर्ट में देखा था ना, सार्स स्टैंडर्ड फॉर, सार्स पे पूरा डिटेल में तुम्हें लिखना पड़ेगा। यदि आप ठीक सहमत हैं तो प्लीज़ आप इसका फुल नेम तुरंत आप लिख के दिखाइए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ए निकोटीन नेचुरली फाउंड, मतलब नेचुरली किससे पाया जाता है, टोबैको प्लांट से पाया जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टोबैको प्लांट से पाया जाता है, ठीक है, नेचुरली पूछा हुआ है, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट ब्रीस्ट मिल्क काल, मतलब जो कोई मम्मी है जब पहला दूध अपने किसी बेबी को पिलाती तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसके लिए बहुत एक अच्छा टर्मोलॉजी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ये सब की बहुत मात्रा होती है सर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी इनके बारे में, ठीक। तो ये हो गया टोटल हमारे पास टोटल सोशल फार्मेसी का फुल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हमने क्या कर देखा, इसका पार्ट ए नहीं देखे हैं तो हम ऑलरेडी उस पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, कांटेक्ट करिएगा तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक। और दोनों को कंबाइन करके हम अपलोड कर देंगे, दोनों आप एक ही साथ में दे सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।